CH11 राघव आया रेबेका के घर। अपने पापा को मंजूरी देता देखकर रेबेका खुशी से फूली नहीं समाई। उसने तुरंत अपने पापा को गले लगा लिया और अपना मोबाइल निकालकर राघव को कॉल करने लगी। जैसे ही उसने राघव का नाम डायल करने ही वाली थी कि तभी उसके मोबाइल पर लक्ष्य का कॉल आते हुए देखा। स्क्रीन पर लक्ष्य का नाम देखकर रेबेका ने खुशी खुशी कॉल उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है ब्रदर, आज मुझे कॉल करने का फुर्सत कैसे मिल गया? वैसे तो हर वक्त मीटिंग में बिजी रहते हो, आज कैसे मुझे कॉल करने के लिए वक्त निकाल लिया? रेबेका की बातों को सुनकर लक्ष्य मुस्कुराते हुए बोला, फालतू की बातें बंद करो और ये बताओ कि तुमने राघवेंद्र सिंह ऑफिशियल ग्रुप पर प्रपोज क्यों किया है? पता है ना, ये ओबरॉय कॉर्पोरेशन का मैं ऑफिशियल ग्रुप है, इसमें इंपोर्टेंट नोटिस के अलावा और कुछ भेजा नहीं जाता है। तो फिर वो अपना बात पूरी करते आता उससे पहले ही दूसरी तरफ से रेबेका खुशी से उछलते हुए बोली, कूल ब्रो कूल, गेस व्हाट पापा हम दोनों के रिश्ते के लिए हाँ बोल दिए हैं। रेबेका की बातों को सुनकर लक्ष्य को मानो एक जोरदार झटका लगा। उसने अपने स्क्रीन की ओर देखा, फिर मोबाइल अपने करीब लाकर रेबेका से कहा, तुम दोनों को मिले हुए 24 घंटा भी नहीं हुआ है और बात इतनी आगे तक बढ़ गई। ऐसा तो मैंने फिल्म में होते हुए देखा है, प्यार और अगले ही पल शादी, लेकिन तुम समझ भी रही हो तुम करने क्या जा रही हो? अपनी जिंदगी की एक अहम फैसला लेने जा रही हो तुम। लक्ष्य की बातों को सुनकर रेबेका का अपनी नजरें फिर आते हुए बोली, क्या ब्रो तुम भी? यस ऑफ कोर्स, मैंने ये फैसला सोच समझकर ही लिया है। यू नो हाउ मच आई लव हिम। ये प्यार आज से नहीं बल्कि पिछले 3 महीना से चल रहा है। रेबेका की बातों को सुनकर लक्ष्य कंफ्यूजन में अपना सर हिलाने लगा। तुम दोनों को मिले हुए 24 घंटा भी नहीं हुआ है और तुम कह रहे हो कि ये प्यार पिछले 3 महीना से चल रहा है? मतलब मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मुझे साफ साफ बताओगे आखिर तुम राघवेंद्र को कब से जानती हो? यस ब्रो, पिछली बार जब हम मंदिर गए हुए थे ना, तभी मैं राघवेंद्र को मंदिर में देखा था। तब से मेरी नजरें उसे पर से मेरी नजरें हट ही नहीं रही थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन हमारी बात नहीं हुई। मैंने उसके बारे में पता लगवाया लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली उसे। दिन के बाद मैं कई बार मंदिर में इस वक्त जाती थी लेकिन उससे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन कल मेरी मुलाकात उससे तुम्हारे ही कंपनी में हो गई। इसलिए तो मैंने उसे ऑफिशियल ग्रुप में प्रपोज किया है ताकि सबको पता चल सके कि वह लोग जिस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी और का हो चुका है। क्या राघवेंद्र ने कहा है कि वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है या फिर तुम अपनी माँ की बात बता रही हो? लक्ष्य रेबेका को बचपन से ही जानता है, इसीलिए उसकी हर हरकतों के बारे में उसे सब कुछ पता रहता है। कॉलेज में पढ़ते वक्त उसे एक लड़की ने नीचा दिखाने की कोशिश की थी तो उसने उसके चेहरे पर एसिड फिकवा दिया था। इतना ही नहीं, उसने अपनी फैमिली का रिसोर्सेस इस्तेमाल करके उसे लड़की की जिंदगी ही बर्बाद कर दी। लक्ष्य की बातों को सुनकर रेबेका बेफिक्री होकर बोली, कुछ नहीं ब्रो, उसने कहा है कि अगर मैंने इन सभी मैसेजेस को डिलीट नहीं किया तो वो तुम्हारी कंपनी से रिजाइन कर लेगा। वॉट? रेबेका, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम किसी के मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती पता है ना, फिर भी तुम ऐसी कर रही हो। यार तुम जल्दी पैनिक होना शुरू कर देते हो। डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हें भी पता है कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई भी कंपनी को 1 महीना पहले नोटिस दिए बिना कपड़े छोड़कर नहीं जा सकता है, तो फिर वो तुम्हारे कंपनी छोड़कर कैसे जाएगा? मुझे पता है रेबेका, लेकिन तुम शायद ये भी भूल रही हो कि अगर किसी भी एम्प्लॉय को कंपनी में काम करते 6 महीना पार हो जाता है, उसी एम्प्लॉय के ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन जारी होता है। नई रूल्स भूल गई हो क्या? लक्ष्य को इतना पैनिक होता देखकर रिमिका बोली, सर आप ज्यादा परेशान मत होइए। राघवेंद्र सिंह हमारी नई प्रोजेक्ट में एक टीम मेंबर के तौर पर काम कर रहे हैं, वो इतनी आसानी से कंपनी को नहीं छोड़ सकते। आखिर इस प्रोजेक्ट के बाद उनका भी तो नाम इस कंपनी में बढ़ेगा, ऐसे में कौन ही इतनी बड़ी कंपनी से दूर होना चाहेगा? अपनी सेक्रेटरी की बातों को सुनकर लक्ष्य बोला, आई नो, लेकिन आजकल के नौजवानों का कोई भरोसा नहीं है। कौन सा फल क्या कर दे पता ही नहीं चलता। और तो और हमने उसे जो इससे पहले जिस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दिया था उससे उसके आइडियाज के वजह से हमारा कंपनी और भी हाई हो गया। ऐसे में हम उसे कैसे खो सकते हैं? फिर उसने अपने मोबाइल की ओर देखकर रेबेका कहा, तुम क्या करती हो मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ भी करो राघवेंद्र को कंपनी नहीं छोड़ना चाहिए। डोंट वरी ब्रो, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है, बाय। ये बोलकर रेबेका ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रिमिका लक्ष्य की ओर देखते हुए बोली, सर मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि हमने जो फॉरेन कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसमें भी राघवेंद्र सिंह का ही आइडिया था सर, उसी की वजह से हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो पाया, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे हाथ से निकल जाता है। ओ, अगर ऐसा है तो राघवेंद्र को हमारे कंपनी में रहना ही पड़ेगा, वरना हमारे आगे की जो प्लान्स तैयार हैं वो सभी डूब कर रह जाएंगे। उम्मीद तो यही है सर, अगर राघवेंद्र सिंह रेबेका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले तो उसी के लिए फायदा है। बड़ा नाम और बड़े घर के दामाद होने का फायदा कौन नहीं चाहता है? ऐसे में उसके लिए तो सामने से प्रपोजल आ रहा है, उसे किसी बात की आनाकानी तो नहीं करनी चाहिए। प्रेमिका की बातों को सुनकर लक्ष्य ने कोई जवाब नहीं दिया और सोचने लगा कि अब राघवेंद्र क्या फैसला लेगा। उधर दूसरी तरफ जैसे ही राघव को अपने बॉस का नंबर मिला उसने तुरंत कॉल लगा लिया, लेकिन बार बार उसका कॉल बिजी आ रहा था, जिस वजह से राघव थोड़ी देर बाद फोन करने का सोचकर अपने कमरे में इधर से उधर टहलने लगा। तभी बेड पर पड़ा उसका मोबाइल बजने लगा। उसने जैसे ही कॉल उठाया, दूसरी तरफ से रेबेका की आवाज को सुनकर राघव का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। मैंने कहा ना मुझे कॉल मत करना, तो फिर मुझे कॉल क्यों कर रही हो? और तुमने अभी तक मैसेजेस को डिलीट क्यों नहीं किया है? अभी के अभी मैसेजेस को डिलीट करो। राघव की गुस्से भरी आवाज को सुनकर रेबेका ने कोई खास रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उसने अपनी बातों को चाशनी में घोलकर कहा, अरे तुम मुझ पर इतना चिल्ला क्यों रहे हो?
चिल्ला क्यों रहा हूँ? तुमने जो हरकतें की है ना, उसकी वजह से मुझे तुम्हारे गालों पर थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। तुम मेरे सामने नहीं हो, इसी वजह से बच गई, वरना अभी तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ रसीद कर देता। अपना बचकाना बंद करो और अभी के अभी सारे मैसेज को डिलीट करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राघवेंद्र की इतनी गुस्से भरी आवाज को सुनकर भी रेबेका को उसके अंदर प्यार नजर आ रहा था। ठीक है, अगर तुम मुझसे मिलना ही चाहते हो तो तुम अभी मेरे घर पर आ जाओ और मेरे साथ जो करना है तो कर लो, मैं मन नहीं करूंगी। रेबेका की ऐसी बेशर्म वाली बातों को सुनकर राघव को समझ में आ चुका था कि अब उससे मिले बिना ये सिचुएशन सॉल्व नहीं होगा, इसलिए उसने आने के लिए हाँ बोल दिया। वही राघव की हामी को सुनकर रेबेका खुशी से उछल पड़ी और उसने अपने मम्मी पापा और भाई की ओर देखते हुए कहा, मॉम एंड डैड वो आ रहा है। ब्रो मैं अभी तैयार होने के लिए जा रही हूँ, अगर वो आ जाए तो मुझे बुला लेना, ठीक है? ये बोलकर रेबेका तुरंत अपने कमरे की ओर भाग गई। वही अपनी बहन की खुशी को देखकर विवेक भी काफी खुश दिखाई दे रहा था। वो हर वक्त अपनी बहन को खुशी से रखने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है, इसीलिए अगर उसकी बहन उसे लड़के के साथ रहने में है तो वह उनके रिश्ते के लिए मना नहीं करने वाला। अगर उनके मम्मी पापा को उनके रिश्ते से खुशी नहीं होगी तो भी वो उन दोनों की शादी करवा देगा। वहीं राघव किसी से मिलने जाने को बोलकर अपने घर से बाइक लेकर निकल गया। उसने अपने मोबाइल का जीपीएस ऑन किया और कुछ ही पलों बाद उसकी बाइक गुजराल हाउस के बाहर पहुंच चुकी थी। अपने सामने एक आलीशान बंगलो को देखकर राघव अपने मन में बोला, महल जैसा तो घर है तो फिर भूज का टीचर में इसने क्या देख लिया है अपने आप को? कहीं इसका दिमाग तो खराब नहीं है या फिर किसी पागल खाने से भागकर आई हुई है? अपने मन में कई सारे सवालों को लेकर राघव गुजराल हाउस के अंदर दाखिल हुआ। बाहर से जितना आलीशान बंगला दिखाई दे रहा था उससे भी ज्यादा अंदर का इंटीरियर और भेजा था आलीशान दिखाई दे रहा था। दीवारों पर महंगी महंगी पेंटिंग्स, एंटीक पीस, कई सारे धार्मिक तस्वीरें, यहाँ तक कि एक बड़ी सी एक्वेरियम बनाया गया था जहां पर कई सारी अलग अलग प्रजाति का मछलियां रखा गया था। उस घर को देखने वाले का मुंह खुला का खुला रह जाए, लेकिन राघव का वो इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने एक सर्वेंट की ओर देखकर कहा, ये रेबेका गुजराल का ही घर है ना? राघव को देखकर उस सर्वेंट ने अपनी नजर ऊपर से नीचे तक राघव के ऊपर नजरें दौड़ाए, फिर उसके कपड़ों की ओर देखने लगा जो किसी सस्ते बाजारों में आसानी से मिल जाते हैं। उसकी नजरें राघव के घड़ी के ऊपर के जो एक लेदर की बनी हुई थी, लेकिन वो घड़ी भी कम से कम 200 से 300 के आसपास मिल जाएगी। उस सर्वेंट राघव से नजरें फेरते हुए बोला, मैडम अपने कमरे में है, आप यहीं पर इंतजार करिए, मैं मैडम को बुला कर लाता हूँ, तब तक के लिए कोशिश करेगा कोई भी कीमती चीज खराब ना हो, और चोरी करने के बारे में तो सोचा भी मत। इस घर के चारों तरफ CCTV कैमरास लगे हुए हैं। राघव उसकी नजर को ही देखकर समझ गया था कि वो उसके साथ ऐसी बातें जरूरी करेगा, क्योंकि उसने जो चीज क्वालिटी के कपड़े पहने हैं किसी लोअर क्लास का इंसान ही पहन सकता है। उसकी बातों को सुनकर राघव ने मुस्कुराया और सोफे पर जाकर बैठ गया। तो तुम हो राघवेंद्र सिंह, मेरी बहन की पसंद? अचानक एक लड़के की आवाज को सुनकर राघव पीछे मुड़कर देखने लगा। सामने एक लड़का घर का कपड़े पहने हुए अपने हाथों में लैपटॉप लेकर उसकी ओर आ रहा था। जी नमस्ते। राघव जैसा भी है, लेकिन वो अपने से बड़ों और छोटों का आदर करना अच्छी तरीके से जानता है। राघव को ऐसे झुककर नमस्ते बोलता देखकर विवेक ने कोई भी तवज्जो नहीं दिया और उसके सामने रखे सोफे पर जाकर बैठ गया। कुछ देर तक राघव को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उसने रेबेका को कॉल लगाकर नीचे बुला लिया। तब तक उसके माता पिता भी नीचे आ चुके थे। अब क्या होने वाला इस कहानी में? क्या राघव रेबेका का दौलत को देखकर अपना डिसीजन बदल लेगा, ये फिर रेबेका की ऐसी बदतमीजी को देखकर वो उसे सबक सिखाएगी? आखिर कैसा होगा राघव का इंप्रेशन रेबेका के माता पिता के सामने? जानने के लिए आगे पढ़िए रॉकी द राइज ऑफ माफिया, सिर्फ पॉकेट FM और पॉकेट नोबल पर। CH12 राघव का बदला हुआ अंदाज। राघव रेबेका के माता पिता को देखकर सोफे से खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर उन्हें भी नमस्ते किया। राघव का ऐसा स्वभाव को देखकर मिस्टर एंड मिसेस गुजराल को ऐसा लगा कि राघव उनके ऊपर अपना अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहता है, वरना आज के इस जमाने में कौन ही लड़का होगा जो किसी बड़े का इस तरीके से इज्जत करेगा। मिस्टर सरवन गुजराल राघव को खड़े देखकर मुस्कुराते हुए बोले, नमस्ते बेटा, बैठ जा, हमारी बेटी आ ही रही होगी, तब तक तुम चाय पियो। रवि, इनके लिए चाय लेकर आओ, साथ में कुछ नमकीन लेते हुए आना। रेबेका के माता पिता को अपने सामने देखकर राघव उनकी ओर देखते हुए बोला, अच्छी बात है कि आप लोग भी इस वक्त घर पर है, तब मुझे बात क्लियर करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम? किस बात की प्रॉब्लम बेटा? आयशा गुजराल अपने हस्बैंड कर देखते हुए बोली, और वैसे भी हमारे बेटी के अंदर कमी ही क्या है? रेबेका की मां की बातों को सुनकर राघव एक गहरी सांस लेकर बोला, यही तो एक प्रॉब्लम है आंटी की, आप लोग अपनी बेटी को अभी तक समझ नहीं सके हैं। बेटा जो भी कहना है साफ साफ कहो ताकि हमें भी समझ आए, ऐसी जलेबी की तरह बातों को घुमाकर हमें कंफ्यूजन में मत डालो। हाँ, हम मानते हैं कि हमारी बेटी के अंदर अभी भी बचपन है, लेकिन हमने तुम्हारे लिए उसकी आंखों में सच्चा प्यार देखा है, मिस्टर सरवन गुजराल ने कहा। इसी के बारे में मैं आप सभी से बातें करना चाहता था। फिर राघव एक गहरी सांस लेकर बोला, देखिए आपकी बेटी जिसे प्यार समझ रही है वो प्यार नहीं बल्कि पागलपन है, बेवकूफी है, और ऐसे प्यार का कोई भी अच्छा परिणाम नहीं होता है। आप लोग पढ़े लिखे और समझदार हैं, आपको मेरी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ ही रही होगी कि आखिर में कहना क्या चाहता हूँ। राघव की बातों को सुनकर विवेक अपनी लैपटॉप को दूर रखते हुए बोला, बातों को इतनी घूमने की क्या जरूरत है, साफ साफ कह दो ना कि तुम्हें मेरी बहन पसंद नहीं है और तुम उसके साथ शादी नहीं करना चाहते, इतने बात को बढ़ावा देने की क्या जरूरत है?
विवेक के मुंह से शादी की बातों को सुनकर राघव हैरान हो गया। उसने नहीं सोचा था एक फोन कॉल के बाद उसके घर वाले उन दोनों के बारे में इतना कुछ सोच लेंगे। देखिए सर, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ना ही मैं आपकी बेटी को चाहता हूं और ना ही मैं उससे पहले कभी मिला हूं, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैं उसके साथ शादी कर लूंगा। ये कोई अरेंज मैरिज नहीं है। एक दफा देखने के बाद अगले ही पल हमारी शादी कर देंगे। 24 घंटे पहले मैं आपकी बहन से मिला था और आज ही बात इतनी आगे बढ़ गई। देखिए सर, कुछ भी कहने से पहले सोचकर बोलिए। मैं किसी की जिंदगी को ऐसे ही खिलवाड़ बनते हुए नहीं देख सकता हूँ। लेकिन मेरी बहन ने तो फैसला ले लिया है कि तुम ही उसके जीवन साथी बनोगे और वो तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा। तुम हमारी बहन की जिद से वाकिफ नहीं हो। वो जिसे पाने की कोशिश करती है उसे हासिल करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। राघव की बातों को सुनकर विवेक उसे समझाने की कोशिश करने लगा। अगर राघवेंद्र उनकी बहन को पसंद नहीं भी करता है तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं है। उन्हें तो बस अपनी बेटी और बहन की खुशियां ही देखना है। वहीं राघव भी जानता था इतने बड़े घर की इकलौती बेटी होने की वजह से इतना प्यार मिलना लाजमी है, लेकिन उसके हर लफ्जों में हामी करना ये तो अच्छी बात नहीं है। लगता है उसे लड़की के साथ साथ पूरा परिवार मेंटल है। एक समझता ही नहीं है और बाकी समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। राघव अपने मन में बोला, देखो बेटा, अगर तुम्हें हमारी बेटी से प्यार नहीं है तो कोई बात नहीं है। हम दोनों की सगाई करवा देते हैं। जब एक दूसरे से मिलते रहोगे प्यार हो ही जाएगा। ऐसे में एक दूसरे को नाराज करके क्या फायदा। मैं तो कहती हूँ कि तुम अभी अपने घर वालों को यहाँ पर बुला लो। हम तुम दोनों की सगाई के बारे में भी बात कर लेते हैं। आयशा समझ रही थी कि राघव उसकी बेटी से पीछा छुड़वाना चाहता है, लेकिन उसकी बेटी भी कम जिद्दी नहीं थी। वो किसी भी हाल में राघव को अपना ही लेती। ऐसे में बातों को क्यों बिगड़ना जब काम सब कुछ अच्छे तरीके से हो सकता है। आयशा की बातों को सुनकर राघव अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उनकी ओर देखते हुए बोला, माफ करिएगा आंटी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपकी बेटी के साथ शादी किया दोस्ती भी नहीं रखने वाला। लेकिन क्यों, आखिर मुझ में कमी किस चीज का है? क्या मैं दिखने में खूबसूरत नहीं हूँ, या फिर मेरी शरीर की बनावट अच्छी नहीं है, या फिर मेरा फैमिली बैकग्राउंड तुमसे अच्छा है? अगर तुम चाहो तो मैं ये सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास भी रहने के लिए आ सकती हूँ। रेबेका, जो काफी देर से अपनी माता पिता और राघव की बातें सीढ़ियों पर खड़ी होकर सुन रही थी, बातों को और भी ज्यादा बिगड़ने देखकर उसने अपनी चुप्पी तोड़ ही लिया और राघव की ओर देखकर कहने लगी। फाइनली रेबेका को नीचे आता देखकर राघव उसकी ओर देखते हुए बोला, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें किसी चीज की कमी है, लेकिन तुम मेरे लायक नहीं हो। लेकिन क्यों? बोलो, मैं तुम्हारी लायक क्यों नहीं हूँ? रेबेका गुस्से से राघव का कॉलर टाइट से पकड़ते हुए बोली। उसका गुस्सा उसकी आंखों में साफ साफ देखी जा सकती थी, जो उसे पाने की थी। मैं इस क्यों का जवाब देना लाजमी नहीं समझता। राघव अपना कॉलर रेबेका के हाथों से छुड़वाते हुए बोला, लेकिन तुम्हें इस क्यों का जवाब देना ही पड़ेगा। आखिर मैं भी जानना चाहती हूँ कि किस वजह से तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते हो। बातों को बिगड़ता देखकर रेबेका की माँ उन्हें समझाते हुए बोली, बेटा तुम दोनों झगड़ा मत करो, हम सब हैं ना यहाँ पर, हम बैठकर इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी आंटी, लेकिन यहाँ कोई मसला शुरू हुआ ही नहीं है, बल्कि आपकी बेटी अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझती है। और तुम अभी के अभी उन सभी मैसेज को कंपनी के ऑफिशियल ग्रुप पर से डिलीट करो। राघव की बातों को सुनकर रेबेका अपने हाथों में पड़ी अपनी मोबाइल की ओर देखने लगी। फिर उसने अपने मोबाइल को जोर से फर्श पर पटक दिया। अब तो चाहकर भी राघव उससे मैसेज को डिलीट नहीं कर सकता था, क्योंकि रेबेका ने अपना मोबाइल ही तोड़ दिया था। लो, अब जो करना है सो कर लो। तुम चाहते थे ना मैं ऑफिशियल ग्रुप से मैसेज को डिलीट करो? नहीं करूंगी। चाहे तुम जितना भी जोर लगा लो, मैं मैसेज को डिलीट करूंगी ही नहीं जब तक तुम मेरा प्रपोज एक्सेप्ट नहीं कर लेते। और मेरी बात ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लो मिस्टर राघवेंद्र सिंह, अगर मेरे अलावा तुमने किसी और से शादी करने की कोशिश करी तो मैं रेबेका गुजारा उसी मंडप में तुम दोनों को ही जान से मार डालूंगी। रेबेका की बातों को सुनकर राघव हैरान हो गया। ये क्या पागल हो गई थी या फिर उसे डरने की कोशिश कर रही थी? राघव को समझ में ही नहीं आ रहा था कि कोई प्यार में इतना पागल कैसे हो सकता है। उसे तो इस वक्त रेबेका किसी पागल पेशेंट के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। वहीं मिस्टर एंड मिसेज गुजराल अपनी बेटी की बातों को सुनकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने अपनी बेटी की जुनूनी हरकतों को देखा था। ऐसे में उसका ये कहना कि वो उसकी शादी के मंडप में उन दोनों को जान से मार देगी, उन्हें घबराहट होने लगी थी। बगल में खड़ा विवेक भी अपनी बहन की बातों को सुनकर चौंक गया था। उसकी नजर राघवेंद्र के ऊपर गई, जो इस वक्त रेबेका को ही देखे जा रहा था, जिसकी आंखें इस वक्त लाल हो गई थी। देखिए मैडम, आप मुझे धमकाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मैं तुम्हारे धमकियों से डरने वालों में से नहीं हूँ। और पहली बात, मेरी शादी जिससे भी होगी उसे होकर ही रहेगी, लेकिन तुम्हारे साथ तो कभी भी नहीं। इस जन्म तो भूल ही जाओ। मुझे नहीं लगता है कि बाकी के सातों जन्म भी तुम मुझे कभी का सकोगी। राघवेंद्र की बातों को सुनकर रेबेका ने उसे जोर से धक्का दे दिया, जिस वजह से राघव सोफे पर जा गिरा और हैरानी भरी नजरों से रेबेका की ओर देखने लगा। वो आगे कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही रेबेका ने बगल के टेबल से फल काटने वाले चाकू को उठाकर सीधे राघव के सीने पर वार कर दिया। राघव की दर्द से चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी, पूरे गुजराल हाउस में गूंज पड़ी। रेबेका राघव की ओर देखकर बोली, मैं जिसे पसंद कर लूं वह मेरे अलावा किसी और को मिल जाए तो मैं उसे बर्बाद करके रख देता हूं। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें किसी और के भी कैसे होने दे सकती हूं। वहीं ये नजारे को देखकर आसपास के लोग सभी दंग रह गए हैं, खासकर के मिस्टर एंड मिसेज गुजराल। उनकी बेटी इतनी बड़ी कदम उठा लेगी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। राघव के सीने से इस वक्त खून टपकने लगा था। गनीमत थी कि राघव वक्त रहते हुए हल्का पीछे हो गया था, वरना चाकू उसके दिल पर जा लगता और इस वक्त उसकी मौत हो जाती।
अपने सीने से खून रिश्ता देखकर राघव ने बिना सोचे समझे रेबेका को धक्का दे दिया, जिस वजह से रेबेका का अपने भाई के सामने जा गिरी। राघव ने तुरंत अपना रुमाल निकाला और अपने सीने पर रख दिया जहां से खून निकल रहा था। वो दर्द से कराहते हुए रेबेका की ओर देखने लगा, जो इस वक्त अपने भाई के सहारे से खड़ी हो चुकी थी। उसने नहीं सोचा था रेबेका इतनी बेहुदा हरकतें भी कर सकती है। तुम्हें प्यार की नहीं बल्कि ट्रीटमेंट की जरूरत है। सबसे पहले अपनी दिमाग का इलाज करवाओ। तुम ऐसी ही रही ना तो तुमसे कोई भी लड़का शादी नहीं करेगा। पहले अपने आप को सुधार लो। ये बोलकर वो वहां से जाने लगा। आखिर ऐसे लोगों के बीच रहकर राघव अपने आप को इतना गिरा हुआ कैसे बना सकता है। वो जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाया कि पीछे से रेबेका की गुस्से भरी आवाज सुनाई पड़ी। आज तो तुम मेरे हाथों से बच गए। अगर तुमने मेरे अलावा किसी और को अपने दिलो दिमाग में सोचना तो यह चाकू अगली बार तुम्हारे सीने के जगह दिल पर होगी। रेबेका की आवाज को सुनकर राघव चलते चलते रुक गया और पीछे मुड़कर उसकी ओर देखने लगा। इस वक्त उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी ज्वाला नजर आ रही थी। ऐसा बहुत ही कंबल आता है जब राघव की आंखें इस कदर ज्वाला फेंकने लगती है, मानो उसे उसके सामने आने वाले हर एक शख्स को वह जलकर राख कर देगा। तुम लड़की हो यही सोचकर मैं तुम्हें इतना दिल दे रहा था, लेकिन तुम जंगली बिल्ली निकलेगी मैंने सोचा नहीं था। वाकई में आज रेबेका ने हद पार कर दिया था, जो हर किसी के उम्मीद के पार था। आज तुम अपने परिवार वालों के साथ मौजूद हो इसलिए बच गई, वरना आज से पहले मैंने मेरे ऊपर वार करने वालों को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ा है। तुम पहली ऐसी लड़की हो जो आज जिंदा बच गए। राघव की टोन को सुनकर ना चाहते हुए भी रेबेका की पूरी शरीर कांप उठी और वो 2 कदम पीछे हो गई। जिन आंखों को उसने मीटिंग रूम में देखा था वह आंखें अब उसकी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी, बल्कि उसके आंखों के जगह पर कुछ और ही घर घर गया था, जो देखने वालों को किसी बुरा साया की तरह दिखाई दे सकता है। वहां पर मौजूद बाकी के लोगों ने भी राघव की बदलती हुई अंदाज को देख लिया था। उन्हें लगा कि वो दर्द की वजह से ऐसा बोल रहा है, लेकिन उसकी आंखों में इस वक्त जो दिखाई दे रहा है वो अच्छाई का स्वरूप तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। उम्मीद करो कि मुझे अगली बार मुलाकात ना हो, वरना इस वक्त मैं तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। तुम अपना धमकी अपने पास ही रखो, क्योंकि धमकी मेरे ऊपर कोई काम नहीं करता है। और बात रही उसे मैसेजेस की, तो मैं इसलिए कह रहा था कि मेरी वजह से तुम्हारी बदनामी ना हो, लेकिन अगर तुम अपने आप को बदनाम करना ही चाहते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी आना है ना तो अपने काम से कम रखना। अगर मेरे आसपास भी भड़काने की कोशिश की जिंदगी से मैं तुम्हारा कनेक्शन ही काट दूंगा। तब तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे भाई भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ये बोलकर राघव वहां से निकल गया। अब क्या होने वाला इस कहानी में? आखिर राघव को क्या हो गया था और वो ऐसी बातें क्यों कर रहा था? क्या राघव की बातों को सुनने के बाद रेबेका का कुछ रिएक्ट कर पाएगी? आखिर क्या होने वाला इस कहानी में जानने के लिए आगे पढ़िए रॉकी थे राइज ऑफ माफिया, सिर्फ पॉकेट एफएम और पॉकेट नोबल पर। CH13 सिने की चोट और गोली का निशान। राघव की बातों को सुनकर ना चाहते हुए भी रेबेका की पूरी शरीर कही गई। उसने सोचा नहीं था कि राघव इतना गुस्सा भी कर सकता है। उसकी लाल और डरावनी आंखें सभी की नजरों से छुपी नहीं जा सकती थी, जो किसी हैवान के जैसा दिखाई पड़ रहा था। मुझे लगता था कि तुम एक समझदार लड़की हो जो हालात को अच्छी तरीके से समझने में सक्षम हो, लेकिन तुम्हारी इस हरकतें के बाद ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे पिताजी ने अपने नाम को बढ़ाने के लिए इतना मेहनत किया है। इस मेहनत को पानी फिर आने के लिए उसने तुम्हें पैदा किया है। राघव की बातों को सुनकर विवेक भड़क उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से इस तरीके से बातें करने की? तुम जानते भी हो तुम इस वक्त कहाँ खड़े होकर बातें कर रहे हो। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते हो, समझे? मैं अपनी बहन की वजह से अभी तक शांत खड़ा हूँ। मुझे अपनी असली रूप दिखाने में मजबूर मत करो, समझे? मेरी बहन जो बोल रही है उसकी बातें मान लो। जिंदगी जीने में आसान लगेगा, वरना दिन ब दिन ठोकरें खाने को मिलेगा। राघव को अपनी बहन के ऊपर इतना भड़कता देखकर विवेक कैसे चुप रह सकता था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी बहन की बेइज्जती करे, वो भी उसके घर में उसके परिवार वालों के सामने, और वो भी इस 2 कौड़ी लड़के की वजह से। वह कभी भी मुनासिब कैसे हो सकता है? अपने भाई को अपनी तरफ से बोलना देखकर रेबेका, जो राघव के इस रूप को देखकर घबरा गई थी, उसने राघव की ओर देखकर कहा, तुम चाहे जितने भी कोशिश कर लो राघव, लेकिन तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हें मेरा होना ही होगा, चाहे किसी भी हालत में। और बात रही कंपनी में जाने की, वो तो मैं जाऊंगी ही और तुम्हारे साथ ही काम करूंगी। देखती हूँ तुम मेरा प्रपोजल कैसे एक्सेप्ट नहीं करते हो, वरना ओबरॉय कॉर्पोरेशन से अपनी जॉब छोड़ने के लिए तैयार रहना। बार बार नौकरी की धमकी देता देखकर राघव अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने अपना मोबाइल निकाला और किसी को तुरंत ही ईमेल सेंड कर दिया। फिर अपना मोबाइल जेब पर वापस रखने के बाद उसकी नजरें रेबेका के ऊपर गई, जिसके चेहरे पर इस वक्त डर के वजह मुस्कान दिखाई पड़ रही थी। मैंने मेरा रेजिग्नेशन लेटर बॉस को सेंड कर दिया है। अब तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कंपनी में जाना है शौक से जो, लेकिन मेरा एक बात कान खोल कर सुन लो, आइंदा कभी भी मेरे सामने आने की कोशिश मत करना, वरना मैं क्या कर बैठूंगा मुझे ही नहीं पता। ये बोलकर राघव वहां से निकल गया। वो अब इस नकचुरी लड़की से बातचीत नहीं करना चाहता था, जिसके अंदर किसी भी बात की समझ नहीं थी। राघव को बाहर जाते देखकर रेबेका पीछे से चिल्लाते हुए बोली, मैं भी देखती हूँ तुम मुझसे पीछा कैसे छुड़वाते हो। मेरे अलावा किसी और के बारे में सोने की भी हिम्मत की ना, तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर वो अपना पांव पटक कर वहां से अपने कमरे की ओर दौड़ते हुए चली गई। मिस्टर एंड मिसेज गुजराल कभी दरवाजे की ओर देखे तो कभी अपनी बेटी की ओर, जो भागते हुए कैमरे की ओर जा रही थी। बेटा, मुझे इस लड़के के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। AZ
ठीक है पापा, आखिर मुझे भी तो पता चले आखिर यह है कौन जिसकी इतनी हिम्मत जिसने मेरी बेटी का प्रपोजल इनकार किया। अपने पापा की बातों को सुनकर विवेक उनकी ओर देखते हुए बोला, मतलब आप उनके रिश्ते से खुश थे पापा? बेटा, इसमें नाखुश होने वाली बात ही कहाँ थी। मैं इस इंडस्ट्री में कई सारे लोगों को देखा है, लेकिन इस जैसे लड़के को आज से पहले कभी नहीं देखा जो बड़ों की इज्जत भी करना जानता है और लोगों को परखना भी। ऐसा लड़का हमारी बेटी के लिए परफेक्ट है जो उसे जिंदगी भर खुशी दे सके। लेकिन आपने देखा ना कैसे वो हमारी बेटी से नाराज हो गई, यहाँ तक कि हमारी बेटी ने तो उसे जान से मरने तक की कोशिश की, तो फिर यह रिश्ता अब आगे कैसे बढ़ेगा? अपने पति की बातों को सुनकर ऐसा उसकी ओर देखते हुए बोली। वो उसे मैसेज के वजह से गुस्से में था जिसे हमारी बेटी ने वरी कॉर्पोरेशन के ऑफिशियल ग्रुप में भेज दिया था। अगर उसने सामने से उसे प्रपोज किया होता तब बात कुछ अलग होती, पर कोई बात नहीं है, उसका एड्रेस निकाले, मैं उसके घर पर खुद जाकर बात करूंगा। वो दूसरी तरफ राघव गुजराल हाउस से निकलने के बाद अपने घर की तरफ जाने के बजाय दूसरी तरफ बाइक लेकर निकल गया। उसे खुद नहीं पता था कि वो इस वक्त कहाँ जा रहा था। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर कोई अपने प्यार को पाने के लिए कैसे जा सकता है जब वो प्यार एक तरफ हो। आज पूरे दिल्ली स्ट्राइक पर थी, लेकिन छोटी छोटी मार्केट और कई जगहों पर दुकान खुली हुई थी क्योंकि अगले दिन जन्माष्टमी है और लोगों को खरीदारी करना ही पड़ता है। अपने बाइक को एक छोटे से मेडिकल शॉप पर रोकने के बाद राघव उसके अंदर चला गया और अपना इलाज करवाने लगा। उसे डॉक्टर को भी देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके वहां पर ऐसा ही लोग आते रहते हैं। राघव के आगे दो लोग बैठे हुए थे जिनके सर पर चोट लगी हुई थी और एक का हाथ में पट्टी बंधा हुआ था। तभी एक 20 से 22 साल का लड़का रूम से बाहर आते हुए बोला, आप में से शकील कौन है? उसे लड़के की बातों को सुनकर हाथ पर लगे चोट वाला आदमी खड़ा हो गया और बोला, मैं हूँ। जीआई साहब आपको बुला रहे हैं। उसे लड़के की बातों को सुनकर शकील अपने पास बैठे लड़के की ओर देखकर बोला, बोरा तू इधर एक रख, अपना आता है। ठीक है भाई, अपन आपका बाहर ही इंतजार करता है, आप इलाज करवा कर आइए। हूँ। ये बोलकर शकील पीछे बैठे राघव की ओर एक नजर फेरकर उसे लड़के के साथ कमरे के अंदर चला गया। बोरा, जिसके सिर और घुटने पर चोट लगी थी और वो पट्टी में बंधा हुआ था, शायद किसी ने उसे बुरी तरीके से पीटा था जिस वजह से उसकी बाएं आंख काली पड़ गई थी। तभी उसकी नजर राघव के ऊपर गई जो इस वक्त अपने हाथों में एक पर्ची लिए बैठा हुआ था जो इस मेडिकल शॉप की थी। क्यों बे, तू भी किसी से पीट कर आया हुआ है क्या? लगता है किसी ने धारदार चाकू से तुम्हारे सीने पर वार किया है। लकी हो बच गए, क्योंकि अपने आज से पहले जिसके भी सीने पर चाकू से वार किया है कोई भी जिंदा नहीं बचा है, सब ऊपर का टिकट काट चुके हैं। वैसे तू बता ये चोट लगी कैसे? बोरा की बातों को सुनकर राघव नॉर्मल आवाज में ही बोला, एक छोटी सी एक्सीडेंट हो गई थी जिस वजह से ये चोट लगी है। अरे भाई, अपन लोगों को चोट नहीं लगेगा तो क्या टेबल कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को लगेगा? बोरा की बातों को सुनकर राघव मुस्कुराते हुए बोला, वैसे तुम्हारी हालत ये किसने किया है? ऐसा लग रहा है किसी ने प्लान बनाकर तुम्हारी हजामत की है। राघव की बातों को सुनकर बोरा अपने जेब से चाकू निकालकर राघव के सामने पड़ते हुए बोला, अबे साले, जुबान संभाल कर समझा, तो जानता नहीं है अपन कौन है? अपन आज से पहले कई लोगों को धूल चटाया है समझा, और नरक का द्वार भी दिखाया है, बोलो तो तुझे भी दिखा दूं। राघव बोर की बातों का जवाब दे पाता उससे पहले ही उसे कमरे का दरवाजा वापस से खुला और शकील अपने हाथों में पर्ची और दवाई लेकर बाहर निकाल। हे बोरा, क्या हुआ रे, किस बातें कर रहा है? शकील उसकी ओर देखते हुए बोला, अरे भाई, इस छोकरा को लगता है कि गुंडा बनना इतना ही आसान है, देखो ना कैसे अपन की तारीफ करने में लगा हुआ है। बोरा की बातों को सुनकर शकील राघव की ओर देखते हुए बोला, लगता है दिल्ली में नया आया हुआ है और किसी से खाना खा पंगा ले लिया है। देख, दिल्ली में रहना है ना तो झुककर चलना सीख, वरना गर्दन काट दिया जाएगा। चल बे। ये बोलकर वो बोर के साथ अपने आदमी की गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। उनके जाने के बाद राघव भी अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए उसे कमरे के अंदर चला गया। सामने एक 40-45 हम उम्र का आदमी सफेद कोट के साथ साथ ब्लू सूट भी पहना हुआ था और उसके बगल में एक लेडी नर्स भी खड़ी हुई थी जो तकरीबन 24-25 साल की लग रही थी। राघव के सीने में लगे चोट को देखकर उसे लड़की ने उसका शर्ट खुलवाया और एक बेड के ऊपर उसे लिटा दिया। उसे लड़की की नजर राघव के सीने पर ही जाकर रुक गई क्योंकि उसके सीने में कई सारे धब्बे दिखाई दे रहे थे, मानो किसी ने उसके सीने पर गर्म तार चुभाया हो। उसे मेडिकल शॉप का डॉक्टर प्रीतम तिवारी मुंह पर मास्क पहने हुए राघव के पास आया और उसके सीने पर लगे चोट की ओर देखकर बोला, लगता है तुम भी आशिक गैंग से लड़कर आ रहे हो। दिखने में तो अच्छे घर खानदान के लगते हो, तो फिर ऐसे काम क्यों करते हो जिसमें जान की जोखिम हो? जी नहीं डॉक्टर, मैं किसी आशिक गैंग के लोगों को नहीं जानता हूँ। तो फिर ये चोट कैसे लगी? डॉक्टर प्रीतम तिवारी राघव के चेहरे ओर देखकर बोले। एक पागल लड़की की वजह से, राघव ने जवाब दिया। ओ तो ये प्यार का मामला है। ये बोलकर डॉक्टर साहब मुस्कुराने लगे, तभी उनकी नजरें राघव के शरीर पर लगे चोटों के ऊपर गई। दिखने में तो वो सभी काले धब्बों की तरह दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो एक डॉक्टर थे और किस चीज से लगी चोट उन्हें अच्छी तरीके से पता होता है, चाहे वो चोट कितनी भी पुरानी ही क्यों ना हो। वो उससे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन राघव की हालत को देखकर उसने कुछ नहीं कहा और इंजेक्शन और पट बड़ी ही लगा देने के बाद उसने उसे कुछ मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन दिया। इसके बाद राघव वहां से अपनी बाइक को लेकर निकल गया। तभी उस मेडिकल शॉप में काम करने वाली लड़की डॉक्टर की ओर देखकर बोली, डॉक्टर साहब, वो अभी जो लड़का गया उसके शरीर में इतने सारे काले धब्बे क्यों थे? क्या वह किसी शोषण का शिकार हुआ था? उस लड़की की बातों को सुनकर डॉक्टर प्रीतम तिवारी एक गहरी सांस लेकर बोला, वो कोई काले धब्बे नहीं थे बल्कि गोलियों के निशान थे।
डॉक्टर प्रीतम तिवारी की बातों को सुनकर वह लड़की और उसके पीछे खड़ा लड़का दोनों ही हैरान हो गए, क्योंकि राघव के शरीर में एक दो नहीं बल्कि 7 से 8 काले धब्बे थे जो कि शरीर के अलग अलग पॉइंट पर। लेकिन डॉक्टर प्रीतम ने आगे जो कहा उसे सुनने के बाद उन दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। जिस आदमी के शरीर के पहले हिस्से में इतना गोली लगा हो तो फिर उसके पीछे में कितना गोली लगा होगा। आज हर कोई अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए पीठ पीछे ही वार करता है, ऐसा भी इसके साथ हुआ होगा। अगर ऐसा है तो भगवान ही जाने कि ये अभी तक कैसे जिंदा बचा है। डॉक्टर प्रीतम तिवारी की बातों का सुनकर अब क्या रिएक्ट करेंगे दोनों। आखिर क्या हुआ था उन गुंडों के साथ जिसके वजह से उनकी ऐसी हालत हुई थी। आखिर क्या हुआ था आशिद और उन गुंडों के बीच, और कौन है बोरा और शकील जिसने आशिद गैंग से पंगा लिया है। कहानी को आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए रॉकी द राइज ऑफ माफिया, सिर्फ पॉकेट एफएम और पॉकेट नोवेल पर। CH14 शास्त्री जी का घर। जैसे ही डॉक्टर प्रीतम ने ये कहा कि उसके शरीर में इससे पहले भी और ज्यादा गोली लगी है और वह अभी तक कैसे जी रहा है, वो लड़का जिसका नाम जितेन था उसकी आंखें बड़ी हो गई। फिर अपने ख्वाबों से बाहर निकलते हुए उसने कहा, अगर ऐसा है तब तो ये कोई बड़ा खिलाड़ी ही होगा, क्योंकि मैं जब बाहर शकील को लेने के लिए आया हुआ था तब उसकी आंखों में इस लड़के को लेकर कई सारे क्वेश्चंस उभर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो अभी ही इसके सर पर बंदूक टिकाकर इसके बारे में पूछताछ करना शुरू कर दें। मुझे नहीं लगता है कि वो दोनों मिलकर भी इसका कुछ बिगाड़ पाते हैं, डॉक्टर प्रीतम ने कहा और अपने हाथों की ओर देखने लगा जो इस वक्त हल्के हल्के कांप रहे थे। मैंने जैसे ही उसके शरीर को छुआ ऐसा लगा मैंने किसी 1000 वॉट के कर्ट को छू लिया है। डॉक्टर की बातों को सुनकर प्रीतम और वो लड़की हैरानी से डॉक्टर की ओर देखने लगे, क्योंकि आज से पहले डॉक्टर प्रीतम ने कई सारे गुंडों का इलाज किया था, यहाँ तक कि बड़े बड़े गैंग लीडर का भी, लेकिन आज तक उनका हाथ नहीं कांपा। तो फिर ये आदमी कौन था जिसके शरीर पर हाथ रखते ही डॉक्टर प्रीतम कहाँ पर रहे थे। अगर वो इतनी गोलियां खाकर भी जिंदा बचा है तो इसका मतलब यही है कि ये कोई आम इंसान तो हो ही नहीं सकता है, डॉक्टर प्रीतम ने कहा और बोतल से पानी पीने लगा। डॉक्टर, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो एक मिलिट्री ऑफिसर हो जिसका शरीर गोलियां लगने से ऐसी हो गई हो और उसने रिटायरमेंट ले लिया हो, क्योंकि गंभीर चोट लगने के बाद बहुत ही कम ऑफिसर्स वापस अपनी ड्यूटी के लिए जाते हैं, वरना अपने परिवार वालों के साथ वक्त बिताते हैं। उस लड़की यानी कि प्रीति ने कहा, हाँ ये हो सकता है। जितेंद्र ने अपनी गर्दन हम हिलाते हुए कहा। तभी उसकी नजर डॉक्टर साहब के ऊपर गई जो किसी सच में गुम लग रहे थे। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप उसे लड़के के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। हो सकता है कि हम कुछ गलत सोच रहे होंगे और वह किसी बड़े गैंग का लीडर हो सकता है। प्रीति बोली, पता नहीं पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा था, मैं उसे पहले से ही जानता हूं लेकिन कहाँ मुझे याद नहीं आ रहा। डॉक्टर प्रीतम की बातों को सुनकर जितेन रास्ते की ओर देखते हुए बोला, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वह शायद नया है इस शहर में, वरना ऐसा कोई भी आदमी ना हो जो इस रास्ते से गुजरा हो। जितेन की बातों को सुनकर प्रीतम को ऐसा लगा कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, इसलिए उसने उन सब बातों को छोड़कर अपने कामों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वहीं कुछ देर तक बाइक चलाने के बाद राघव कृष्णा कॉलोनी पहुंच गया। अपने कॉलोनी में हो रहे डेकोरेशन को देखने के बाद वो अपने कमरे में जाकर सो गया। आज पता नहीं उसे पर खाली खाली सा महसूस हो रहा था, मानो उसके शरीर से कुछ निकल गया हूँ। उसे बेड पर लेते ही नींद आ गई। उधर मंडिका शास्त्री जी के बुलावे पर उनके घर पर गई हुई थी। जैसे ही वो उनके घर के अंदर गई, शास्त्री जी मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करते हुए बोले, आओ बेटा यहाँ आकर बैठो। ये कहते हुए उन्होंने मंडिका को एक सोफे में बैठा दिए। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री जी, मंडिका ने कहा और मुस्कुराते हुए सोफे पर जाकर बैठ गई। शास्त्री जी आता हूँ बोलकर अपने कमरे के अंदर चले गए और एक कपबोर्ड में से सूटकेस निकालकर मंडिका के सामने रखते हुए बोले, बेटा तुम्हें तो पता ही होगा कि कल जन्माष्टमी है और हम हर साल हमारे कॉलोनी पर जन्माष्टमी धूमधाम से मनाते हैं। जी हाँ, हमें यहाँ के लोग बता रहे थे कि यहाँ पर कैसे जन्माष्टमी का त्योहार ही नहीं बल्कि सारे त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। मंडिका मुस्कुराते हुए बोली, सही सुना है तुमने बेटा, हमारे कॉलोनी के लोग हैं ये ऐसे भले ही एक दो पल के लिए मनमुटाव कर ले लेकिन एक दूसरे से कभी नफरत नहीं करते। शास्त्री जी की पत्नी सुरेखा शास्त्री अपने हाथों पर चाय का ट्रे लिए उनके पास आते हुए बोली। सुरेखा जी को देखकर मंडिका खड़ी हो गई और बोली, अरे मां जी अपने दिक्कत क्यों किया, मैं ठीक हूँ। सुरेखा जी को चाय का ट्रे लाता देखकर मंडिका अपनी जगह पर खड़ी होते हुए बोली, वो नहीं चाहती थी कि उसके वजह से किसी को कुछ भी परेशानी हो, और यहाँ पर तो सुरेखा जी खुद उसके लिए चाय लेकर आ रही थी। उसने आज से पहले कभी भी अपने बड़ों से कम नहीं करवाया था, तो फिर वो इसे कैसे चाय लेकर पी सकती थी। सुरेखा जी भी जानती थी कि मंडिका का स्वभाव बाकी औरतों से अलग है, वह बड़ों का सम्मान करना अच्छी तरीके से जानती थी। अरे बेटा तुम खड़ी क्यों हो गई, बैठ जाओ। जब मैं तुम्हारे घर पर गई हुई थी तब तुमने मुझे अपने हाथों का बना हुआ चाय पिलाया था, इसीलिए आज मैं मेरे हाथों का बना हुआ चाय तुम्हें पिला रही हूँ। तुम्हारे हाथों का बना हुआ चाय मुझे बहुत ही टेस्टी लगा था, आज तुम मेरे हाथों का बना हुआ चाय पीकर टेस्ट कर लो। ये बोलकर सुरेखा जी ने एक चाय का कप मंडिका की ओर बढ़ा दिया और दूसरा कप शास्त्री जी की ओर। मंडिका भी मुस्कुराते हुए चाय का कप अपने हाथों में ले लिया और एक सिप लेने के बाद मुस्कुराते हुए सुरेखा जी की ओर देखते हुए बोली, हम सच में माँ जी आपने बहुत ही अच्छी चाय बनाई है। मंडिका एक और सिप लेते हुए बोली, चलो बेटा वो सब छोड़ो और ये देखो। शास्त्री जी सूटकेस से एक कपड़ा का सेट निकलते हुए बोले, अंकल जी ये बेटा ये कृष्णा का कपड़ा और आभूषण है, इसमें जितने चीज की जरूरत होती है सभी चीज इस सूटकेस के अंदर मौजूद है। हर साल जो कोई भी हमारे कॉलोनी में जन्माष्टमी के दिन कृष्णा बनता है हम उनके लिए ये सभी उपहार के तौर पर देते हैं। शास्त्री जी की बातों को सुनकर मंडिका उसे कपड़े की ओर देखने लगी जिसे बारीकी से बनाया गया था और ऐसा लग रहा था कि वो राघव का ही साइज है। मंडिका कंफ्यूज होते हुए बोली, लेकिन अंकल जी अपने राघव के ही साइज के ड्रेस को क्यों सिलवाया, आप किसी और के भी साइज की ड्रेस को सिलवा सकते थे लेकिन आपने तो। फिर वो शास्त्री जी की ओर देखते हुए बोली, आपको पता था कि राघव ही इस बार कृष्ण बनने वाला है।
मंडिका को कंफ्यूजन में देखकर सुरेखा जी बोली, बेटा जिस तरीके से राघव सबके दिलों में अपने लिए प्यार जाग रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि उसके अलावा किसी और को कृष्णा बनाया जा सकता था? और जब ये कंफर्म हो गया कि राघव ही इस बार कृष्णा बनेगा, तभी मैंने मेरे जान पहचान के ट्रेलर को घर पर बुलाया और राघव के बारे में बताया और उसने उसके हिसाब से कपड़े भी बना दिए। शास्त्री जी ने कहा। मंडिका एक नजर उन कपड़ों की ओर देखी, फिर उन दोनों बुजुर्गों की ओर जो इस वक्त उसकी ओर प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मैं तो अभी राघव के लिए कपड़े लेने निकलने ही वाली थी। आपने बुला लिया, वरना हम अभी तक उसके लिए कपड़े ले भी चुके होते। चलो कोई बात नहीं है, सुरेखा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी सुधा दौड़ते हुए कमरे के अंदर आते हुए बोली, माँ माही दीदी आई हुई है। माही, तो बेटा तुमने उसे बाहर क्यों रखा है, अंदर लेकर आओ। शास्त्री जी अपनी जगह पर से खड़े होते हुए बोले। तभी बाहर से एक खूबसूरत लड़की की मुस्कुराती हुई आवाज वहां पर मौजूद सभी लोगों के कानों में सुनाई पड़ी, क्यों बाबा, मैं आप ही का परिवार का हूं ना, या फिर कोई गैर जिसे अंदर बुलाने की जरूरत आन पड़ रही है? हाँ, दरवाजे के पास खड़ी लड़की की आवाज को सुनकर सबकी नजरें उससे तरफ चली गई। दरवाजे के पास एक लड़की अपने हाथों में थैला पड़े हुए मुस्कुराकर उनकी ओर चली आ रही थी। अरे बेटा, आने से पहले बता दिया करो, हम तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बना कर रखते। सुरेखा जी माही की ओर देखते हुए बोली। माही अपने हाथों में पड़े हुए सभी थालियों को नीचे रखकर दौड़कर सुरेखा जी की गले लग गई और उनके पांव को छूते हुए बोली, आप कब से ऐसी बातें करने लगी है? आप ही तो कहते हैं कि मैं जब चाहूं आप लोगों से मिलने के लिए आ सकती हूं, इसलिए मैं आप लोगों से मिलने के लिए चली आई। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन इतने महीनों से कहाँ थी तुम? ना ही तुम्हारा कॉल, नहीं तुम्हारा कोई खबर, आखिर कहाँ चली गई थी? एक पल के लिए हमें लगा कि तुम हमें भूल गई हो। शास्त्री जी की बातों को सुनकर माही उनके कंधों पर हाथ डालते हुए बोली, बाबा, मैंने बताया तो था मैं ट्रेनिंग के लिए मसूरी जा रही हूँ और आने में काफी महीने लग जाए। लेकिन सच कहूं तो मैं आप लोगों को काफी मिस कर रही थी। ये बोलकर उसने शास्त्री जी को गले लगा लिया। एक अनजान लड़की को शास्त्री जी के परिवार वालों से ऐसे प्यार लुटाते देखकर मंडिका बगल में खड़ी सुधा की ओर देखकर बोली, सुधा ये लड़की कौन है? मंडिका की आवाज को सुनकर सुधा चौंक गई और उसकी ओर देखते हुए बोली, वो। सॉरी दीदी, मैंने आपको देखा ही नहीं। वो क्या है ना, जब भी दीदी हमारे घर पर आती है हम सभी एक दूसरे को भूल जाते हैं। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ये लड़की है कौन? दीदी ये हमारी माही दीदी है, बचपन में हम एक दूसरे के साथ ही खेला करते थे। उसे वक्त हम दोनों का घर आमने सामने ही होता था, लेकिन कुछ सालों बाद वहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग बन गई और हमें वहां से हटना पड़ा और हम बचपन के सभी साथी एक दूसरे से बिछड़ गए। पर एक दिन हमें माही दीदी और उनका परिवार मंदिर में मिल गए। इसके बाद से तो हमारा आना जाना शुरू हो गया। वैसे बहुत ही प्यारी बच्ची है। मंडिका की बातों को सुनकर सुधा उसे माही से मिलवाते हुए बोली, माही दीदी आप इनसे मिलिए, ये है हमारी मंडिका दीदी, मैंने आपको कॉल करके बताया था ना उनके बारे में, वही है ये। सुधा की बातों को सुनकर माही मुस्कुराकर मंडिका से हेलो कहा। बदले में मंडिका ने भी उसके गाल पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ही प्यारी हो, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। ये बोलकर उसने अपनी आंखों का काजल उसके कान के पीछे लगा दिया। जी थैंक यू। माही मुस्कुराकर मंडिका से गले मिली, फिर सेबून की ओर देखते हुए बोली, अच्छा बाबा, मैं आप लोगों को इनविटेशन कार्ड देने के लिए आई हुई हूँ। इनविटेशन कार्ड तीनों के मुंह से एक साथ निकाला। बेटा क्या तुम्हारी शादी तय हो गई है? शास्त्री जी ने कहा। क्या सच में? कंग्रेचुलेशन दीदी। अपने पापा की बातों को सुनकर सुधा माही से गले लगाते हुए बोली। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बाबा, आप शायद बोल रहे हैं कि मेरे अलावा घर पर हर्ष भैया भी हैं। उन्हीं की शादी अगले महीने की 17 तारीख होने वाली है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी पूरा सह परिवार भैया की शादी में आए। ओह सॉरी बेटा, मुझे लगा कि तुम अपनी शादी की इनविटेशन कार्ड देने के लिए यहाँ आई हुई हो। शास्त्री जी ने माफी मांगने के लहजे में कहा। अरे बाबा, आप फिक्र क्यों करते हैं, जब भी मेरी शादी होगी उससे पहले लड़का तो ढूंढना पड़ेगा ना, और जब भी मेरी शादी की बात निकलेगी सबसे पहले मैं आपको खबर करूंगी, ठीक है? अब आप खुश तो हैं? अपने बाबा को ऐसे रूठता देखकर माही उसे गले लगाते हुए बोली। लेकिन बेटा, कार्ड बांटने का काम तो बड़े लोग करते हैं ना, तो फिर तुम? सुरेखा जी को ऐसे कंफ्यूज होता देखकर माही उनके पास आकर बोली। मामा आपको तो पता है ना इस वक्त दिल्ली की हालत कैसी है, और आज तो स्ट्राइक भी है। पापा को वक्त नहीं मिल रहा है, इसी वजह से ये सब कुछ काम मुझे करना पड़ रहा है। वैसे मेरा भी काम है, लेकिन मैं आज नाइट ड्यूटी करने वाली हूँ। माही की बातों को सुनकर सुरेखा जी हैरान होते हुए बोली, क्या तुम नाइट ड्यूटी भी करती हो? मामा कोई भी काम छोटा नहीं होता और मुझे अपने फर्ज को पूरा करने में जरा सी भी सीगंज महसूस नहीं होती है। अच्छा मैं अभी चलती हूँ, बाकी लोगों को भी कार्ड देना बाकी है, ठीक है? चलो सुधा, मेरा हेल्प कर देना। ये बोलकर वो बिना रुके सुधा को लेकर वहां से निकल गई। शास्त्री जी और सुरेखा जी उसे रोक पाती उससे पहले ही दोनों भागते हुए वहां से बाहर निकलते हैं। ये लड़की भी ना कभी नहीं सुधरेगी, पता नहीं कौन लड़का इसे अपनी जिंदगी में लगा, इतनी बड़ी हो गई है लेकिन अभी भी बचपन नहीं गया है। तभी मंडिका अपने हाथों में पड़े चाय के कप को टेबल पर रखते हुए बोली, अच्छा माँ जी, मैं भी चलती हूँ। कुलदीप आज घर से ही लोगों का इलाज कर रहे हैं, जिस वजह से घर में काफी कम है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं इन सामानों को किसी से तुम्हारे घर पर भिजवा दूंगी। अरे मां जी, ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी अपने साथ इसे ले जा रही हूँ। ठीक है बेटा, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमें बताना। अच्छा मां जी। ये बोलकर मंडिका शास्त्री जी के घर से निकल गई। शास्त्री जी सोफे पर बैठते हुए कुछ सोचकर बोले, सुरेखा, मैं सोच रहा हूँ कि अगर माही की शादी राघवेंद्र के साथ हो जाए तो कैसा रहेगा? शास्त्री जी की बातों को सुनकर सुरेखा जी अब क्या जवाब देगी? आखिर कौन थी माही, कहिए वही ए सी पी महेश्वरी देशमुख तो नहीं थी? आखिर अब राघव कैसे अपने दर्द को छुपाकर जन्माष्टमी में शामिल होगा? जानने के लिए आगे पढ़िए रॉकी दी राइज ऑफ माफिया, सिर्फ पॉकेट FM पॉकेट नोबेल पर। CH15 काशी राघवेंद्र के बालकनी में।
जैसे ही शास्त्री जी ने ये कहा कि क्यों ना वो माही की शादी राघव के साथ कर दे तो कैसा रहेगा। अपने पति की बातों को सुनकर सुरेखा कुछ सोचते हुए उनके पास बैठते हुए बोली, हाँ वैसे दोनों एक साथ रहने से काफी अच्छे लगेंगे, लेकिन उन दोनों का ही प्रोफेशन अलग है। माही एक पुलिस ऑफिसर है तो वही राघवेंद्र एक कंपनी में एम्प्लॉय है। कहीं बाद में जाकर उनके बीच किसी प्रकार का मनमुटाव हो गया तो दोनों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। सुरेखा जी को पता था कि कॉलोनी की सभी लड़कियां राघव के साथ शादी करना चाहती है, ये तक कि उनकी बेटी सुधा खुद राघव के साथ शादी करना चाहती है। इसी वजह से वो चाहती है कि राघव उनका घर का दामाद बने। आखिर कौन ही माँ ऐसी होगी जो इतने अच्छे लड़के को ठुकराकर बाहर अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढता फिरेगी। अगर राघव उनका दामाद बन जाता है तब उनकी बेटी भी उनसे दूर नहीं रहेगी और उनका दामाद भी उनके आंखों के सामने रहने लगेंगे। सुरेखा जी की बातों को सुनने के बाद शास्त्री जी थोड़ी देर के लिए शांत रहे, फिर उन्होंने कहा, हाँ वो तो है, लेकिन अगर उन दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ जाता है तब मुझे नहीं लगता है कि उन दोनों को अपने अपने प्रोफेशन से किसी प्रकार का दिक्कत पहुंच सकता है। भले ही दोनों अलग अलग सोसाइटी में पहले बड़े होंगे, लेकिन अगर दोनों का नसीब साथ दिया तो दोनों मिलकर अपनी एक नई जिंदगी स्वर सकते हैं। अपने पति के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर सुरेखा जी को लगा कि अब उनके हाथों से मौका निकलने लगा है। अगर उन्होंने इसी वक्त अपने पति से इस बारे में बात नहीं करी तो उनका सपना सपना ही रह जाएगा और राघवेंद्र किसी और का पति बन जाएगा। अच्छा सुनिए ना, मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना हम एक बार अपनी बेटी के बारे में राघवेंद्र से बातें करें। वो भी तो अब शादी के लायक हो चुकी है। अगर हम उसकी शादी राघवेंद्र से करवा देते हैं तो हमारी बेटी भी हमारे आंखों के सामने रहेगी। आप क्या कहते हैं। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर शास्त्री जी हैरानी से उनकी ओर देखने लगे। ऐसा नहीं था कि उन्हें राघव पसंद नहीं था, बल्कि वो उसे अपने बेटे की तरह मानते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उसे अपने दामाद के रूप में नहीं देखा था। इसीलिए अपनी पत्नी की बातों को सुनकर उन्हें अचरज महसूस हो रहा था। देखिए, यह बात तो छुपे भी नहीं जा सकती है कि आपको राघवेंद्र पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है सुरेखा कि मुझे राघवेंद्र पसंद नहीं है, बल्कि मैं उसे अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने उसे कभी भी अपने दामाद के रूप में नहीं देखा है। मैंने उसे जब भी देखा है बस एक बेटे के रूप में देखा है। शास्त्री जी के मन में जो कुछ भी था अपने पत्नी के सामने रखते हुए बोले, और ये सच भी था, उन्होंने बस राघवेंद्र को अपने बेटे के रूप में देखा है, नहीं अपने दामाद के रूप में। ठीक है, मुझे पता है आपने राघवेंद्र को अपने बेटे के रूप में देखा है, लेकिन अगर हम एक बार उससे पूछ लेते हैं तो फिर क्या ही हर्ज होगा। क्या पता उन दोनों के मन में क्या चल रहा हो। अगर दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्यार है तब हम उनकी शादी करवा सकते हैं। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर शास्त्री जी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अब उसका क्या जवाब दे, इसलिए उन्होंने एक गहरी सांस लेकर अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोले, ठीक है, जब तुम इतना ही कह रही हो तब मैं एक बार राघवेंद्र से इस बारे में पूछ लूंगा, लेकिन अगर उसके मन में हमारे बेटी के प्रति कुछ नहीं है तो मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा और ना ही तुम मुझे फोर्स करोगी इस बारे में। अपने पति के चेहरे पर मुस्कान देखकर सुरेखा जी भी मुस्कुरा गई। अब उन्हें अपने अंदर एक अलग ही विश्वास उत्पन्न होते हुए महसूस हो रहा था। उन्होंने तो अब सपना देखना भी शुरू कर दिया था कि वो दरवाजे के पास खड़ी है आरती की थाली लेकर और राघवेंद्र और सुधा दोनों दूल्हा दुल्हन की जोड़ी में दरवाजे पर खड़े हुए हैं। हे कान्हा जी, हमारी एक ही इच्छा है, हमारी बेटी की शादी बस इस लड़की के साथ हो जाए, मैं आपका नाम पर व्रत रखूंगी। सुरेखा जी हाथ जोड़कर ईश्वर से विनती करते हुए बोली। उधर नीचे अपने मोहल्ले में एक नई लड़की को देखकर सभी लड़के इकट्ठे उसे लड़की को घूर घूर कर देखे जा रहे थे। खास करके उन लड़कों का गैंग जो अपनी ही कॉलोनी की लड़कियों का अट्रैक्शन पाने के लिए उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन आज अपनी कॉलोनी में एक नई पारी को देखकर सभी जागते हुए उसकी ओर देख रहे थे। सुधा इस वक्त माही को लेकर कान्हा के लिए बनाए गए झूले के पास आशा खड़ी थी, जहां बाकी की लड़कियां उसे झूले को सजाने में लगी हुई थी। क्या बात है सुधा, इतना बड़ा झूला किसके लिए लगाया हुआ है। वैसे तो जन्माष्टमी में झूले पर कान्हा और राधा बैठते हैं ना, तो फिर इतना बड़ा झूला किसके लिए। माही कई बार कृष्णा कॉलोनी जन्माष्टमी मनाने के लिए आई हुई है, लेकिन उसने कभी भी इतना बड़ा झूला लगाते हुए और वह भी कॉलोनी के बीचों बीच कभी नहीं देखी थी, क्योंकि हर बार कोई नया कृष्णा बनता और कोई नई लड़की राधा बनती थी, कभी बच्चे तो कभी टीनेजर्स। माही की बातों को सुनकर सुधा मुस्कुराते हुए उसे बड़े से झूले की ओर देखते हुए बोली, जहां पर तकरीबन 6 से 7 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। वो क्या है ना माही दी, दरअसल इस बार एक राधा नहीं बल्कि 6 लड़कियां राधा बनने वाली है। क्या कहा, 6 लड़कियां। माही चौंकते हुए बोली, क्योंकि हर बार तो एक ही लड़की राधा बनती थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि इस बार की जन्माष्टमी में 6 लड़कियां राधा बन रही है। माही को ऐसे चौंकते देखकर ऋतु उसकी ओर देखते हुए बोली, जी हाँ, आपने सही सुना है, इस बार कृष्णा कॉलोनी में जन्माष्टमी के दिन एक नहीं बल्कि 6 लड़कियां राधा बनने वाली है, वो भी एक कृष्ण के लिए। हाँ, वो हमारा प्रिंस चार्मी है। हम सभी लड़कियां चाहते हैं कि वही इस बार कृष्णा कॉलोनी का कृष्ण बने और आने वाले हर साल में वही इस कृष्णा कॉलोनी का कृष्ण बने। उन लड़कियों की बातों को सुनकर माही इतना तो समझ रही थी कि ये जो कोई भी लड़का है बहुत ही पहुंचा हुआ है, जिसके आगे पीछे कॉलोनी की सभी लड़कियां दुम हिलाते हुए उसके पीछे भागती है, लेकिन वो इनमें से किसी को भी भाव नहीं देता। इंटरेस्टिंग समय उसे लकी लड़के से मिल सकती हूँ जिसने इतने सारे लड़कियों के दिल में अपना जगह बना लिया है। माही बोली और उन सभी लड़कियों की ओर देखने लगी जो अब उसकी बातों को सुनकर उसे ही घूरे जा रहे थे। क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं। माही की बातों को सुनकर मोहिनी उसके पास आकर बोली, देखो, हम सभी बहनें मिलकर ये डिसाइड किए हैं कि हम में से सभी राघवेंद्र जी को प्यार करेंगे और उनके मर्जी के खिलाफ जाकर कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे। वो जिस लड़की को पसंद करेगी वो लड़की उसी के साथ शादी करेगी। अब हम नहीं चाहते हैं कि हमारा कंपटीटर और भी ज्यादा बढ़े, इसीलिए तुम राघवेंद्र को देखने के बारे में भूल ही जाओ। हाँ, और उससे मिलने की भी कोशिश मत करना, ठीक है। सुधा, अपनी सहेली को समझा दो, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ एक और लड़की का नंबर बढ़ जाए। हाँ, अगर तुम चाहते हो तो तुम अपनी जगह छोड़कर इस लड़की को अपनी जगह दे सकते हो। ऋतु एटीट्यूड के साथ बोली, अरे ऐसे कैसे, मैं अपनी जगह किसी और को दे दूं।
हम भी राघवेंद्र जी के साथ शादी करके उनके साथ दंपत जीवन बिताना चाहते हैं। ऐसे में हम अपनी जगह किसी और लड़की को क्यों दे दे। अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि हम राघवेंद्र जी के लिए कितने पजेसिव हैं। उन लड़कियों की बातों को सुनने के बाद माही हैरान हो गई। उसने तो बस उसे लड़के से मिलने के बारे में कहा था, लेकिन वह लोग उसे उनका कंपटीटर समझ लेंगे ये उसने नहीं सोचा था। तभी काशी की नजर सीढ़ियों से नीचे उतर रही मंडिका के ऊपर के उसने तुरंत उन सभी को शांत करते हुए बोली, अरे अरे आप लोग शांत हो जाए, राघवेंद्र जी के दीदी इधर ही आ रही है। जैसे ही काशी ने ये कहा सबकी नजरें मंडिका के ऊपर चली गई, जिसके हाथों में इस वक्त एक सूटकेस था और उन सभी लड़कियों को इस बारे में पता था कि उसे सूटकेस के अंदर क्या मौजूद है। काशी दौड़कर मंडिका के पास जाकर बोली, दीदी दीजिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। काशी की ऐसी हरकतों को देखकर वहां पर मौजूद सभी लड़कियां आंखें फाड़कर उसकी ओर देखने लगी। जो लड़की हर वक्त शर्मा कर उनके पीछे जाकर छुप जाती है, आज वही हिम्मत जुटाकर मंडिका के पास से उसका सूटकेस ले रही थी। वहीं काशी को अपने पास देखकर मंडिका अपनी आईब्रोज कुछ करते हुए उसकी ओर देखते हुए बोली, हम ज्यादा मलाई करने की जरूरत नहीं है, बात क्या है साफ साफ बताओ। मैं तुम सभी लड़कियों की इंटेंशन को अच्छी तरीके से समझती हूँ, बताओ क्या बात है और तुम मेरे पास क्यों आए हो। मंडिका की सीरियस टोन को सुनकर काशी हड़बड़ा गई और कांपते हुए आवाज में बोली, दीदी मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी और कुछ नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा मैं गलत समझ रही हूँ, मंडिका काशी से नजर मिलाते हुए बोली, मैं जब से यहाँ पर रहने लगी हूँ तब से कई बार शास्त्री जी के घर से सामान लेकर अपने घर के अंदर आई हूँ और तुम सभी लड़कियां झूठ बनकर रहती थी, तब तो तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन जब से मेरा भाई आया है तब से तुम सभी लड़कियों का मदद करने का मन कुछ ज्यादा ही तो नहीं बढ़ गया है। अपना पोल खोलता देखकर काशी झेप गई और इधर उधर देखने लगी। चलो ठीक है पकड़ो इसे, ये बोलकर उसने उसे सूटकेस को काशी के हाथों में थमाया और अपने घर की ओर निकल गई। वही काशी भी मुस्कुराते हुए धीरे धीरे मंडिका के साथ उसके घर की ओर निकल गई। वहीं ये नजारा देखकर सभी लड़कियां आंखें फाड़कर काशी की ओर देखने लगी। अरे यार ये तो हमसे भी स्मार्ट निकली, अपने आप को भोली दिखती है और देखो कैसे बेशर्मों की तरह राघवेंद्र जी के घर चली जा रही है। सुधा अपनी उंगलियां मसलते हुए बोली। तभी मोहिनी बोली, अरे ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, राघवेंद्र जी इस वक्त घर पर नहीं है। वो सुबह किसी काम से बाहर गए हुए हैं और अभी तक वापस नहीं लौटे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि काशी का वहां जाना उसके लिए अच्छा होगा, बल्कि वो निराश होकर थोड़ी देर में ही वापस बाहर चली जाएगी। लेकिन कई मिनट हो जाने के बाद भी काशी राघवेंद्र के घर से बाहर नहीं निकली। ये देखकर मानसी बोली, ये क्या वो तो बाहर ही नहीं आ रही है। मोहिनी तुम सच बोल रही हो ना कि राघवेंद्र जी इस वक्त घर पर नहीं है। अरे हाँ मैंने उसे सुबह में ही बाहर जाते हुए देखा था और उसे वापस आते हुए नहीं देखा, मोहिनी ने कहा। तभी उन सभी की नजरें राघवेंद्र के कमरे वाले बालकनी के ऊपर गई, जहां से काशी खड़ी होकर उनकी तरफ हाथ हिला रही थी। उसके चेहरे की खुशी को देखकर कोई कुछ समझ पाता ऋतु बोल पड़ी, वो राघवेंद्र जी के बालकनी पर क्या कर रही है। वो सब तो ठीक है लेकिन उसके चेहरे की स्माइल कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे, ऋतु बोली। तभी का सुधा का मोबाइल बचाने लगा, उसने देखा कि काशी उसे वीडियो कॉल कर रही है। ये लड़की कहीं पागल तो नहीं हो गई है, हम आमने सामने ही तो खड़े हैं, तो फिर वो हमें वीडियो कॉल क्यों कर रही है। सुधा की बातों को सुनकर मानसी की नजर दूर खड़ी बाइक के ऊपर गई, जिसे देखने के बाद उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये बाइक तो राघवेंद्र जी की है ना, इसका मतलब है कि राघवेंद्र जी इस वक्त घर पर है और काशी उनके कमरे के बालकनी में, इसका मतलब। मानसी आगे कुछ बोल पाती, उनकी आंखें हैरानी से काशी के ऊपर जाकर देखी गई, जो इस वक्त जंग जीती हुई मुस्कान उसकी ओर करके देख रही थी। अब क्या होने वाला इस कहानी में, क्या शास्त्री जी राघवेंद्र के पास जाकर अपनी बेटी सुधा की रिश्ते की बात करेंगे। आखिर क्यों मिलना चाहती थी माही राघवेंद्र सिंह, क्या इन लड़कियों की चाहत को देखकर उसके मन में भी रविंद्र के लिए कुछ कुछ होने लगा था, या फिर वो राघवेंद्र से मिलना चाहती थी। आखिर काशी राघवेंद्र के बालकनी में क्या करने के लिए गई हुई थी और उसने सुधा को वीडियो कॉल क्यों किया था। आगे की कहानी को जानने के लिए पढ़ते रहिए रॉकी द राइज ऑफ माफिया, सिर्फ पॉकेट एफएम और पॉकेट नोवेल पर। CH16 कौन बनेगी राधा। काशी को राघव के बालकनी में देखकर सभी लड़कियां जल बुनकर राख हो गई। वो जिसे अपना पति मानते थे और उसके साथ उसके कमरे में एक साथ रहने का रोज सपना देखते हैं, आज उसी कमरे के बालकनी के बाहर उनकी सहेली उन्हें धोखा देकर उस राजकुमार के कमरे के बालकनी में खड़ी थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था उनकी एक सहेली उन्हें धोखा देकर उसे राजकुमार के बालकनी में सबसे पहले पहुंच जाएगी। ये ढोंगी हमारे सामने मासूम बनी फिरती है और देखो कैसे हमारी ओर देखकर हंस रही है, मन तो कर रहा है कि अभी जाकर इसकी मुंह नोच लूं। काशी को बालकनी से उनकी ओर देखकर हंसता देखकर मोहिनी दांत पीसते हुए बोली, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यह राघवेंद्र जी के कमरे के अंदर पहुंची कैसे। सुधा काशी को राघव के बालकनी में देखकर सोते हुए बोली, क्योंकि मंडी का किसी भी लड़की को अपने भाई के आसपास भटकने नहीं देती थी, तो फिर ये काशी राघव के कमरे के बालकनी के अंदर पहुंची कैसे। इसे आने दो बाहर, मैं बताती हूँ हमसे धोखाधड़ी करने का अंजाम क्या होता है। करीना अपने हाथों में पड़े फूलों को मसलते हुए कहने लगी। इस वक्त वहां पर मौजूद सभी लड़कियों की आंखें काशी के ऊपर टिकी हुई थी, जो राघवेंद्र के बालकनी में खड़े होकर हाथ टिककर उनकी ओर देख रही थी। कोई बात नहीं है बहनों, वो राघवेंद्र जी के कमरे में पहुंच गई तो क्या हुआ, राघवेंद्र जी इस वक्त घर पर नहीं है तो उसका ये चाल का कोई असर नहीं होगा। ऋतु सभी लड़कियों की ओर देखकर कहने लगी, जो इस वक्त अपने गुस्से भरी नजरों से काशी की ओर घर कर देख रहे थे। तभी उसे खामोशी को तोड़ते हुए किसी की हंसी उनके कानों में सुनाई पड़ी। दरअसल ये हंसी कहीं और से नहीं बल्कि सुधा के मोबाइल से आ रही थी, जो इस वक्त उनसे वीडियो कॉल में जुड़ी हुई थी। अच्छा राघवेंद्र जी के बालकनी में जाकर हमें तुम चिढ़ा रही हो, तुम बस नीचे आओ फिर हम तुम्हें बताते हैं। तुमने हमारे ग्रुप का नियम तोड़ा है, तुम बस नीचे आओ, हम तुम्हें अच्छे सबक सिखाएंगे। ग्रुप का लीडर मैं हूं और कोई भी कदम उठाने से पहले तुम्हें हमें बताना चाहिए था, लेकिन तुमने हमें बताया नहीं, इसकी भी तुम्हें बराबर सजा मिलेगी।
अपनी सहेलियों की बातों को सुनकर काशी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, जो सजा देना है मुझे दे देना, लेकिन सच कहूं, इस वक्त मुझे सचमुच में राघवेंद्र जी के बालकनी में बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद हम दोनों हर सुबह इसी बालकनी में बैठकर चाय पियेंगे और आसपास के नजरों को निहारेंगे। काशी की बातों को सुनकर ऋतु सुधा के हाथों से उसका मोबाइल छीन लिया और गुस्से से काशी की ओर देखते हुए बोली, देखो काशी, इस वक्त राघवेंद्र जी घर पर नहीं आए हुए हैं, तुम उसकी फायदा मत उठाओ और चुपचाप से नीचे आओ, हम तुम्हें माफ कर देंगे। ऋतु का इतना ही कहना था कि काशी ने अपनी मोबाइल का कैमरा कमरे की ओर मोड़ दिया। ये क्या, राघवेंद्र जी तो घर पर हैं। मानसी चीखते हुए बोली। मानसी की आवाज को सुनकर सभी लड़कियां तुरंत उसे मोबाइल को घेर कर खड़े हो गए। वहीं पीछे खड़ी माही इन लड़कियों की ऐसी कंडीशन को देखकर अपने मन में बोली, मैंने हर बार लड़कियों के पीछे हजारों लड़कों को भागते हुए देखा है, लेकिन आज पहली बार एक लड़के के पीछे पूरे मोहल्ले के लड़कियों को भागते हुए देख रही हूँ। मानना पड़ेगा, इस लड़के में तो पूरी कॉलोनी को हिलाने का पावर है। पता नहीं ये लड़का आखिर है किसी लड़की से शादी करेगा। अगर इनमें से किसी का शादी उसके साथ हो गया तो बाकी की लड़कियां पक्का अपने आप को फांसी लगा लेगी, लेकिन अगर इन सभी लड़कियों में से किसी की भी शादी उससे लड़के के साथ नहीं हुई तो फिर यह सभी लड़कियां क्या करेंगे। माही इन लड़कियों के बारे में सोचने लगी जो इस वक्त एक लड़के के लिए पागल हुए जा रहे हैं। मोबाइल के स्क्रीन पर राघव को बेड पर लेट देखकर सभी लड़कियों की आंखें बड़ी हो गई। उन्हें तो लग रहा था कि राघव अभी तक घर नहीं लौटा है, लेकिन यहाँ पर तो राघव अपने कमरे पर लेटा हुआ है। राघव को स्क्रीन पर देखकर मानसी अपनी आंखों को मसलते हुए बोली, लेकिन ये कैसा हो सकता है, राघवेंद्र जी तो बाहर गए हुए थे ना, तो वो वापस कब लौटे। ऋतु, तुमने तो कहा था कि तुम राघवेंद्र जी के ऊपर नजर रखे हुए हो, लेकिन राघवेंद्र जी तो घर पर हैं, कहीं तुमने किसी और को बाहर जाते हुए तो नहीं देखा। सभी लड़कियों को अपनी और ऐसा देखा प्रकार ऋतु उनकी ओर देखकर बोली, अरे यार, मैं तुम लोगों से झूठ क्यों बोलूंगी, मैं तो तुम ही लोगों के साथ इस झूले को सजा रही थी ना, तो फिर मैं राघवेंद्र जी के ऊपर। उसने इतना ही कहा था कि तभी उसकी नजर एक बच्चे के ऊपर गई। ओए छोटू, इधर आओ। जी दीदी आया। एक चुलबुला लड़का अपने हाथों में लॉलीपॉप पड़े अपनी नाक साफ करते हुए ऋतु के सामने आकर खड़ा हो गया। तुम पहले अपना नाक साफ करो और ये बताओ राघवेंद्र जी घर कब आए। मैंने कहा था ना, जब राघवेंद्र जी घर पर आए तो मुझे खबर भिजवा देना, तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। बोलो। उसने इतना ही कहा था कि मोहिनी छोटू के हाथों में पड़े टॉफी की ओर देखते हुए बोली, ये बताओ छोटू, तुम्हें इतनी सारी टॉफियां किसने दी है। मोहिनी की बातों को सुनकर सभी की नजरें छोटू के हाथों और पॉकेट में पड़ी, जहां पर कई सारी लॉलीपॉप लटक रहे थे। दीदी, आपने मुझे राघव भैया के बारे में बताने के लिए 2 लॉलीपॉप दिए थे, लेकिन काशी दीदी ने मुझे नहीं बताने के लिए 5 लॉलीपॉप दिए। क्या। छोटू के मुंह से निकले शब्द को सुनकर सभी लड़कियों की नजरें काशी की ओर चली गई, जो इस वक्त वीडियो कॉल एंड करके राघव के कमरे के अंदर चली गई थी। इसे तो हम छोड़ेंगे नहीं, हमसे खेल खेल रही है, आने दो, इसे बताते हैं हम। राघव इस वक्त गहरी नींद में सो रहा था और अपने आसपास चल रहे किसी भी बारे में उसे कुछ पता नहीं था कि कोई उसके कमरे में आकर भी चला गया। सीढ़ियों से काशी को उतरता देखकर मंडिका बोली, रख दिया तुमने उसे सूटकेस को राघव के कमरे में। जी दीदी, अच्छा अब मैं चलती हूँ, बाहर कई सारी तैयारी करनी है। ठीक है। दरअसल जब मंडिका और काशी एक साथ उनके घर के अंदर एंटर हुई थी तभी कुलदीप ने उसे बुला लिया था, जिस वजह से उसने काशी को राघव के कमरे में सूटकेस देने के लिए भेज दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि इतने ही पल में काशी ने कॉलोनी के सभी लड़कियों के अंदर ज्वाला भड़का दिया था। अपने सभी पेशेंट को अटेंड करने के बाद कुलदीप सोफे में बैठकर आराम कर रहा था और जय उसके बगल में बैठकर अपनी होमवर्क कर रहा था। इस वक्त दोनों बाप बेटे बैठकर अपने अपने कामों में व्यस्त थे। वहीं मंडिका शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। अपना काम पूरा करने के बाद सभी लोग कल की प्रोग्राम की तैयारी करने के लिए जुट गए। वहीं दूसरी तरफ सभी लड़कियों ने काशी को एक कुर्सी में बांधकर उसे पूछताछ करने में लगे थे कि उसने उनके साथ धोखा क्यों किया। रात का 9 बजे बजाने वाला है, लेकिन अभी भी कॉलोनी में चहल पहल मची हुई है। कुछ लोग अपने अपने बालकनियों में बैठकर नीचे कम कर रहे हैं, लोगों की ओर देख रहे हैं, तो कुछ लोग कल की प्रोग्राम की तैयारी के लिए इधर से उधर भागा दौड़ी कर रहे थे। सेक्रेटरी बिहारी बाबू शास्त्री जी के साथ बैठकर कल के प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। शास्त्री जी, आपको पता है कि लोगों का प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है, और आपके संगीत का गुणगान तो हमारा कॉलोनी ही नहीं बल्कि पूरा देश विदेश में भी फैला हुआ है। तो हम चाहते हैं कि कल जन्माष्टमी के दिन हमें छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे, जहां पर आप अपने संगीत से पूरा माहौल को एकदम जमा कर दीजिएगा। वो सब तो ठीक है सेक्रेटरी साहब, लेकिन हांडी फोड़ने के लिए कहां से लोग आ रहे हैं, क्योंकि कल न्यूज रिपोर्टर्स भी हमारे कॉलोनी पर आने वाले हैं, इसलिए हमें उनके बारे में जानकारी उन्हें तो देने ही पड़ेगी ना, और खास करके हांडी फोड़ने वाले इंसान का इनाम। शास्त्री जी, हमको पता है आप हमें ये याद क्यों दिला रहे हैं, क्योंकि हम पिछली बार थोड़ा सा भूल गए थे। पर आप इस बार बिल्कुल भी फिक्र मत करें, इनाम की रकम 1 लाख रुपए है। जो भी इस मटके को फोड़ेगा उसे 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। हमने आसपास के कॉलोनी वालों को भी आमंत्रित किए हुए हैं कल के प्रोग्राम के लिए। सेक्रेटरी बिहारी बाबू मुस्कुराते हुए बोला, चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन इस बार हमारी कॉलोनी में राधा कौन बनने वाली है। महिला संघ किसके बारे में डिसाइड करने वाली थी, लेकिन अभी तक हमें उनका कोई भी खबर नहीं मिला है कि कल कौन राघवेंद्र के साथ इस झूले में बैठेगी। शास्त्री जी इधर उधर देखते हुए बोले, बात तो बिल्कुल सही है आपकी शास्त्री जी, हम भी यही सोच रहे थे। तभी सेक्रेटरी बिहारी बाबू की नजर सुरेखा जी के ऊपर पड़ी। उन्होंने खड़े होकर हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, प्रणाम भाभी जी। प्रणाम सेक्रेटरी साहब, और बताइए कैसा चल रहा है कल की प्रोग्राम की तैयारियां। सुरेखा जी कॉलोनी को चारों तरफ से देखते हुए बोले, अरे भाभी जी का बताएं, आज सुबह से ही हम काफी परेशान हूँ। सेक्रेटरी बिहारी बाबू अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहने लगे, हम सभी कॉलोनी वालों ने मिलकर कौन कृष्णा बनेगा उसे छोड़ लिया है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि उसे कृष्णा की राधा कौन बनने वाली है। सेक्रेटरी साहब, इस बार हम सभी लड़कियां कृष्णा की राधा बनने वाली है। ऋतु अपनी सभी सहेलियों के साथ उनके पास आते हुए बोली,
उन सभी लड़कियों को एक साथ खड़ा देखकर सेक्रेटरी बिहारी बाबू कंफ्यूज होते हुए बोले, लेकिन बिटिया राधा तो बस एक ही लड़की बन सकती है ना, अगर तुम सभी राधा बनना चाहोगी तो भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इतनी सारी तो गोपियां थी। देखिए सेक्रेटरी साहब, हम कुछ नहीं सुनना चाहते, हमने फैसला किया है कि हम सभी लड़कियां राघवेंद्र जी की राधा बनने वाली है। लेकिन बेटा ये कैसे हो सकता है, राधा तो कोई एक ही लड़की बन सकती है ना। बिहारी बाबू की पत्नी रामेश्वरी देवी बोली, हम वो सब नहीं जानते हैं आंटी, हमने तो सोच लिया है कि इस बार कॉलोनी की सभी लड़कियां राधा बनेगी, खास करके हम 6 लड़कियां। अगर आप राजी नहीं है तो बता दीजिए, हम में से कोई भी कल जन्माष्टमी में शामिल नहीं होगा। ऋतु की बातों को सुनकर सेक्रेटरी बिहारी बाबू के साथ साथ आसपास के सभी लोग दंग रह गए। ये क्या है भाई, ये कलयुग है, द्वापर युग नहीं जहाँ एक के बदले दो मिल जाए। राधा तो एक ही बनानी चाहिए ताकि लोगों को भी देखने में लगे कि हाँ ये राधा है। अगर आप सभी लड़कियां राधा बनना चाहेंगे तो फिर हमें और भी खर्चों का प्रबंध करना पड़ेगा, जो कि अभी नामुमकिन है। भीड़ में से एक आदमी ने कहा, हाँ बेटा, हम सभी जानते हैं कि आप सभी लड़कियां इसी दिन का तो इंतजार करती है कि कब आप एक सुंदर कन्या बनकर अपने कृष्ण के साथ इस झूले में बैठकर झूला झूले। हम भी तुम्हारी उम्र के थे तब हम भी यही सोचा करते थे, लेकिन हमारे बीच ऐसी एकता नहीं थी। मौसी जी, आप कहे बात को और ज्यादा बढ़ा रही है। बेटा तुम सभी लड़कियां राधा बनना चाहती हो ना, कोई बात नहीं है, तुम सब राधा बनोगी। ठीक है, अब तो खुश। सेक्रेटरी बिहारी बाबू की बातों को सुनकर सभी लड़कियां खुशी से उछल पड़ी और एक दूसरे को गले ले लगी। अब उनमें से कोई भी खफा नहीं होगा और कल सभी राघवेंद्र के साथ इस बड़े से झूले में झूला झूलेंगे। वहीं दिल्ली के दूसरे एरिया में इस वक्त तंज का माहौल बना हुआ है। आशित गैंग के लोगों ने एक आदमी को अपने चारों तरफ घर कर उसके ऊपर वार पर वार किया जा रहे थे। उसे आदमी की हालत इस वक्त ऐसी हो गई थी मानो वो अब किसी भी समय मार सकता था। उसकी धीमी आवाज में माफी ऑर्डर दोनों ही दिखाई और सुनाई पड़ रही थी। उसके कांपते होंठ और सर से रिश्ता हुआ खून साफ साफ बयां कर रहा था कि उन लोगों ने उसे आदमी को बहुत ही ज्यादा मारा है। आखिर कौन है ये आदमी जिसे आशित गैंग के लोग गिरकर मार रहे थे? कल की सुबह क्या रंग लाने वाली है? क्या शास्त्री जी राघव से रिश्ते की बात कर पाएंगे? और क्या होगा जब राघवेंद्र कृष्ण का बेस लेकर कल कॉलोनी में जन्माष्टमी मनाने के लिए आएगा? क्या आदित्य राघवेंद्र का रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या फिर डिक्लेन कर दिया जाएगा? जाने के लिए आगे पढ़िए रॉकी थे राइज ऑफ माफिया, सिर्फ पॉकेट एफएम और पॉकेट नोवेल पर। CH-17 जन्माष्टमी का दिन। उस आदमी की ऐसी हालत हो गई थी कि अगर उन लोगों ने उसे कुछ देर और मारा तो उसकी जान ही चली जाएगी। इस वक्त उसके शरीर में एक भी ऐसा जगह बचा हुआ नहीं था जहां से उसे दर्द नहीं हो रहा था। बस बहुत हुआ। एक दमदार आवाज उन सभी गुंडों के कानों में सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर सभी गुंडे उसे आदमी से 2 कदम पीछे हट गए। एक 40-45 साल का आदमी सिगरेट का आकाश लगाते हुए उसे लड़की के पास आकर खड़ा हो गया। बाजुओं में शेर का टैटू, लंबे बाल और नाक में नथुनी। देखने में ऐसा लग रहा था मानो वो किसी जंगल से आया हुआ राक्षस हो। आंखें ज्वाला की तरह लाल और माथे पर लगा कट का निशान उससे और भी ज्यादा खतरनाक बन रहा था। एक हाथ में शराब का बोतल और दूसरे हाथों में सिगरेट। भाई, यही है वो धोखेबाज जिसे पुलिस वालों को हमारी माल के बारे में खबर भिजवाया था। ये बोलकर उसे आदमी ने उसे लड़के को एक और लात जड़ दिया, जिससे वो लड़का जमीन पर गिर गया। आशित भाई उस लड़के की ओर देखने लगा जो इस वक्त दर्द के मारे जमीन पर करहा रहा था। वो नीचे बैठकर उसकी ओर देखते हुए कहा, तुमने हमारे गैंग का रूल तोड़ा है, बोल तेरे साथ क्या किया जाए। ये जानते हुए भी कि हमारे रूल तोड़ने पर तुम्हें क्या सजा मिलेगी, तुमने फिर भी पुलिस वालों को हमारी माल की डिलीवरी के बारे में खबर भिजवाया। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वो लड़का दर्द के मारे करते हुए बोला, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन उसे पुलिस वालों ने मेरे परिवार वालों को सलाखे के पीछे डालने की धमकी दी। इसलिए तुमने हमारी माल की डिलीवरी के बारे में पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया। ये बोलकर आशित भाई ने जलते हुए सिगरेट उसे लड़के के जख्मों में लगा दिया। उसे लड़के की चीख चारों तरफ गूंज उठी। एक तो उसके पूरे शरीर पर जख्म थे और अब जलती हुई अंगारे उसे लड़के को पुलिस से ज्यादा आशित भाई का टॉर्चर ज्यादा दर्द पहुंच रहा था। भाई मुझे एक मौका दो, मैं आपके पूरे माल को वापस लौटा दूंगा, मुझे एक बार मौका दीजिए। उसे लड़की की बातों को सुनकर आशित भाई जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। हमारे गैंग का रूल तोड़ने वालों को बस एक ही सजा मिलती है और वो है मौत। मैं तुम्हें दोबारा मौका देता अगर तुम अपनी जुबान नहीं खोल होते। इतना कहने के बाद आशित भाई ने अपने हाथों में पकड़े शराब को उसके ऊपर छिड़कने लगा। नहीं भाई, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। प्लीज, मैंने आपके कई सारे माल की डिलीवरी की है, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है भाई। प्लीज भाई, मुझे एक और मौका दो, मैं आपका सारा माल को वापस लौटा दूंगा। मैं लोगों को बस एक ही मौका देता हूं क्योंकि अगली मौका देने के लिए वो लोग जिंदा नहीं रहते। ये बोलकर आशित भाई अपनी सिगरेट सुलगाए और जलते हुए माचिस की तिल्ली को उसे लड़के के ऊपर फेंक दिया। अगले ही पर वो लड़का आज के चपेट में आ गया और जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़कर वो उसे लड़के को बचा पाए। आशित भाई सिगरेट का काश लेते हुए बोला, भूखा चाहे कुछ भी कर, लेकिन मुझ मेरा मल वापस चाहिए किसी भी हाल में। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कल जन्माष्टमी है और सभी पुलिस वाले अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे, तब हम हमारे माल को उनके कब्जे से छुड़ा लेंगे। अगली सुबह जन्माष्टमी का दिन चारों तरफ बस खुशियां ही खुशियां बिखरी हुई थी। दिल्ली में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर एक कोने में आज जन्माष्टमी मनाया जा रहा था। जगह जगह पर हांडी फोड़ने की कंपटीशन चल रही थी। लोगों को कृष्णा और राधा के रूप में देखकर सबों के चेहरे पर मुस्कान देखी जा सकती थी। हर एक न्यूज चैनलों में बस जन्माष्टमी की झलक और तस्वीरें दिखाई जा रही थी, जहां बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग आज इस त्योहार को खुशियों के रूप में मना रहे थे। रात को दवाई लेने की वजह से राघव की आंखें सुबह ही खुली। वो अंगड़ाई लेते हुए अपनी बालकनी में जाकर खड़ा हो गया और कृष्णा कॉलोनी का नजारा देखने लगा।
आज वाकई में कृष्णा कॉलोनी कृष्ण भगवान की वृंदावन नगरी लग रही थी। चारों तरफ लकड़ी और पाल के बनाए गए तालाब और नदियां बिल्कुल कृष्ण की वृंदावन नगरी लग रही थी। बच्चों की चिल्लाने और लड़कियों की पायलों की छान कर सबों को मोहित कर रही थी। मंडिका कमरे के अंदर आते हुए बोली, उड़ गए भाई, चलो अब फटाफट नहाकर तैयार हो जाओ। जन्माष्टमी की प्रोग्राम 8 बजे से शुरू होने वाली है, अब बस आधा घंटा ही रह चुका है। ये बोलकर मंडिका राघव की ओर देखने लगी, जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नजर नहीं आ रहा था। मंडिका राघव के माथे को छूकर बोली, तुम्हें बुखार तो नहीं है? तो फिर क्या बात है भाई, तुम सुबह सुबह ऐसे क्यों लग रहे हो मानो तुम रेस लगा कर आ रहे हो। अपनी दीदी की बातों को सुनकर राघव बस मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं दीदी, कल थोड़ी भाग दौड़ की वजह से थकावट लग रही है। अच्छा ठीक है, तुम नहाकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। और हाँ, मैंने तुम्हारे खास करके आज के दिन के तौर पर तुम्हारे लिए ड्रेस लाई हूँ। और हाँ, ये ड्रेस मैं नहीं बल्कि शास्त्री जी ने दिए हैं। उनका कहना है कि जन्माष्टमी के हर एक साल वो उसे इंसान को कृष्ण का ड्रेस देते हैं जो जन्माष्टमी में कृष्ण बनते हैं। ये बोलकर उसने एक सूटकेस राघव के हाथों में थमा दिया और मुस्कुराते हुए बोली, तुम इसे पहनकर तैयार हो, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। ये बोलकर मंडिका वहां से चली गई और राघव उसे सूटकेस की ओर देखने लगा जहां पर उसका आज का परिधान रखा गया था। नहाने के बाद उसने उसे सूटकेस को खोल और अंदर के कपड़े को देखने लगा। कपड़ा बिल्कुल उसका साइज का था। उसने मुस्कुरा कर कहा, वैसे मैं इस कपड़े में बुरा तो नहीं लग रहा हूँ। वो कभी अपने आप को शीशे में देखा तो अपनी तस्वीर निकालकर अपने मोबाइल पर, तभी उसे निशांत का कॉल आने लगा। उसने कहा, हाँ निशांत बोलो। भाई तू आ रहा है कि नहीं? देख, मैं तुमसे कहा था इतना बड़ा जाया को जय मत दे, बोल अभी भी वक्त है, जाएगा या नहीं? निशांत की बातों को सुनकर राघव उसे बोल देना चाहता था कि उसने कंपनी से रिजाइन कर लिया है कि तभी उसकी नजर स्क्रीन पर पॉप अप हो रहे मेल के ऊपर गई। जैसे ही उसने मेल खोला, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये मेल किसी और का नहीं बल्कि कंपनी की बस की सेक्रेटरी रिमिका सचदेव की थी, जिसमें लिखा गया था कि वो रेबेका की इस हरकतों से काफी नाराज है, जिस वजह से उन्होंने रेबेका को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया है और उन्होंने कंपनसेशन के द्वारा राघव को मुआवजा देने के लिए भी तैयार है। यहाँ तक कि उसने ग्रुप के ऑफिशियल वेबसाइट से उसे मैसेज को भी डिलीट कर दिया था। ये देखकर राघव को हैरानी हुई, क्योंकि रेबेका लक्ष्य की कजिन है, तो वो किसी गैर के लिए अपना रिश्ता क्यों तोड़ रही था। हेलो हेलो, अरे भाई कहाँ खो गया तू? बस इतना बोल, तू आज कंपनी आएगा या नहीं? मोबाइल पर से निशांत की आवाज आई। सॉरी यार निशांत, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ आज वहां पर भी जन्माष्टमी महाउत्सव मनाया जा रहा है और मुझे उन्होंने कृष्ण का अवतार बनने का मौका दिया है, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ जन्माष्टमी सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगा। अपनी बातों को रखकर राघव शांत हो गया और निशांत के जवाब का इंतजार करने लगा। ठीक है मेरे भाई, अगर तू नहीं आना चाहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो जाऊंगा, आखिर मुझे भी तो प्राइज जीतना है। निशांत की एक्साइटमेंट को देखना राघव मुस्कुराते हुए कहा, चल ठीक है, ऑल द बेस्ट, जीत कर ही आना। अच्छा भाई रखता हूँ, बाय, कल मिलते हैं कंपनी में। ठीक है। ये बोलकर राघव बाहर निकल गया। कुलदीप और जय दोनों ही तैयार होकर इस वक्त नाश्ते के टेबल पर बैठे हुए थे। राघव को तैयार होकर आते देखकर कुलदीप मुस्कुराते हुए बोला, अरे क्या बात है साले साहब, आज तो आप गजब ढा रहे हो, कसम से आज तो आप छा जाओगे सभी लड़कियों के दिल पर। हाँ मामा, आज तो आप पहले से भी ज्यादा हैंडसम दिख रहे हैं। अपने जीजा और भांजे की बातों को सुनकर राघव मुस्कुराकर अपनी जगह पर बैठ गया। तभी मंडिका आरती की थाली लिए उनके पास पहुंच गई। ये देखकर कुलदीप बोला, मंडिका ये आरती की थाली, लेकिन तुम तो हमारे लिए नाश्ता लेने के लिए गई हुई थी ना, तो फिर यह आरती की थाली। वो आगे कुछ भी बोल पाता, मंडिका उसकी ओर घूर कर देखते हुए बोली, मिस्टर कुलदीप सिंह, शायद आप बोल रहे हैं बिना आरती और पूजा की आज नाश्ता नहीं मिलने वाला है। क्या इसका मतलब आज हमें पूरा दिन भूखा ही रहना पड़ेगा? राघव और कुलदीप दोनों ही एक साथ आंखें बड़ी करके मंडिका की ओर देखते हुए बोले, ऐसे मुझे देखकर कोई फायदा नहीं है, जब तक आरती नहीं होती किसी को नाश्ता नहीं मिलेगी। और राघव खास करके तुम्हें आज तो अपना पेट बचा कर रखना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण जो बन चुके हो और कृष्णा को माखन खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अपनी दीदी की बातों को राघव अच्छी तरीके से समझ रहा था। आज एक नहीं बल्कि हजारों लोग उसे माखन खिलाने के लिए उसके पास आएंगे और ना चाहते हैं छोटे हुए भी राघव को माखन खानी पड़ेगी। ऐसे में अगर वह पहले से ही खा पी कर बाहर गया तब तो उसकी हालत पतली हो जाएगी। जीजा जी आपको खानी है तो आप खाए, मैं नहीं खाने वाला, मुझे खा खा कर मारना नहीं है। ये बोलकर राघव डाइनिंग टेबल से उठकर सोफे पर बैठ गया। उसके पीछे पीछे जय भी सोफे पर जाकर बैठ गया और बोला, पापा मुझे भी नहीं खाना, आप खाए, हम लोग बाद में खाएंगे। वैसे भी मेरी दोस्त बता रही थी उसकी मम्मी बहुत ही अच्छी माखन बनती है, तो आज मैं तो वही खाने वाला हूँ, आप अपनी बीवी का हाथों का बना हुआ खाना खाएगा। अपने बेटे की बातों को सुनकर मंडिका उसे घूर कर देखने लगी, वही कुलदीप का मुंह बन गया। आरती की थाली को सजाने के बाद सभी बाहर कॉलोनी ग्राउंड पर चले गए, जहां पर आज की प्रोग्राम की तैयारी की गई थी। जैसे ही राघव कृष्ण के भेष में बाहर आया, सभी की आंखें खुलेगी खुली रह गई। द्वापर युग में भले ही कृष्ण की चल को लंबे लंबे दिखाते हैं, लेकिन आज राघवेंद्र के इस छोटे बाल भी गजब के दिख रहे थे। सिर पर मोर का पंख, दोनों हाथों और बाजू में कड़ा, कमर में झूल रहे बांसुरी और उसका पोशाक बिल्कुल द्वापर युग के कृष्ण की तरह लग रहा था। हर किसी की नजरें उसे पर से ही नहीं रही थी, लड़कियां तो छोड़ो, लड़कों की भी नजरें राघव के ऊपर से ही नहीं रही थी। सुरेखा जी शास्त्री जी की ओर देखकर बोली, देखिए आज राघवेंद्र कितना प्यार दिखाई दे रहा था, अगर आप उनसे हमारी बेटी की शादी की बात कर लेते हैं तो आज ही हम इन्हें अपना दामाद स्वीकार लेंगे। शास्त्री जी ने कहा, अरे भाग्यवान, आज जन्माष्टमी है और हमें पूजा पर ध्यान देना चाहिए, न कि ऐसी बातों पर जो कि आगे चलकर शायद ही मुमकिन हो सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि राघवेंद्र को हमारी बिटिया पसंद होगी, वरना वो उसके साथ दोस्ताना व्यवहार क्यों करता। अपने पति की बातों को सुनकर सुरेखा जी ने मुंह फुला दिया और राघवेंद्र यानी कि राघव की ओर देखने लगी, जो कि किसी राजघराने के राजकुमार से कम नहीं लग रहा था।
सेक्रेटरी बिहारी बाबू राघव के पास आकर बोले, वह क्या बात है राघवेंद्र बाबू, आज तो आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जी शुक्रिया सेक्रेटरी साहब, ये आप लोगों का मेहरबानी की वजह से ही आज मैं ऐसा दिखाई दे रहा हूँ। अगर आप लोगों ने मुझे इस महान अवसर पर ये वेश धारण करने के लिए नहीं कहा होता तो शायद ही मैं कभी अपने आप को इस रूप में देख पाता। अरे आप क्या बात कर रहे हैं राघवेंद्र जी, आप तो हमारी कॉलोनी की शान है। अच्छा भाई चलो चलो, पूजा का वक्त हो चुका है, पंडित जी भी आ चुके हैं, चलिए अब आप लोग सामने आ जाए, हम सभी पूजा की शुरुआत करते हैं। सेक्रेटरी बिहारी बाबू की आवाज को सुनकर सभी लोग कृष्ण भगवान की बड़ी सी मूर्ति के पास आकर खड़े हो गए। पुरोहित जी मंत्र उच्चारण के साथ आज की महाउत्सव का आरंभ कर लिए। अब क्या होने वाला है इस कहानी में? आखिर कैसे आशित भाई पुलिस वालों की कब्जे से अपनी माल की डिलीवरी को छुड़ाएगा? आखिर क्या था उसे माल की डिलीवरी में जिसके कारण आशित भाई ने एक इंसान की जान तक ले ली? और क्या होने वाला है कृष्णा कॉलोनी की जन्माष्टमी दिन पर? जानने के लिए आगे पढ़िए रॉकी द राइज ऑफ माफिया, सिर्फ पॉकेट एफएम और पॉकेट नोबल पर। CH18 बांसुरी की धुन। पंडित जी के मंत्र उच्चारण के साथ साथ सभी लोग बड़े ही आस्था के साथ श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर देखने लगे, जिसे बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया था। पंडित जी के मंत्र उच्चारण के बाद शास्त्री जी सुरेखा जी के साथ आरती की थाली लिए आरती करने लगे। उनकी आरती करने के बाद सेक्रेटरी बिहारी बाबू और उनकी पत्नी साथ मिलकर आरती करने लगे। धीरे धीरे करके सभी कॉलोनी वाले आकर श्री कृष्ण की मूर्ति का आरती करने लगे। मंडिका कुलदीप के साथ श्री कृष्ण भगवान की आरती करने लगी। मंडिका के चेहरे पर इस वक्त अलग ही भाव नजर आ रहा था। अगर कोई बड़े ही ध्यान से उसकी ओर देखा तभी उसके चेहरे के भाव को समझ पाता। आरती खत्म होने के बाद सभी लोग वेन्यू की ओर चले गए, जहां पर आगे की कार्यक्रम को पूरा करना था। कुलदीप मंडिका की ओर देखकर बोला, अब आरती भी तो खत्म हो गई है, अब तो खाना दे दो यार, बहुत भूख लग रही है। मंडिका कुलदीप को ऐसे घर कर देखने लगी मानो वह उसे अभी कच्चा चबा जाएगी। देखो यार, तू मुझे ऐसा मत देखो, मानता हूँ मैं बहुत ही ज्यादा आज हैंडसम लग रहा हूँ, लेकिन इस पापी पेट के बारे में भी कुछ सोचो। ठीक है बाबा, ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आप ही को खाना खिला कर आता हूँ। ना ही घर में चैन है और ना ही बाहर में, कम से कम आज के दिन तो अपनी इस पापी पेट को संभाल लेते, लेकिन नहीं, कृष्ण भगवान को खिलाने से पहले खुद खाने के लिए मचाले जा रहे हैं। अब क्या था? मंडिका की बात को सुनकर कुलदीप अपने कमर पर दोनों हाथ रखकर उसकी ओर देखने लगा। अब क्या है? खाना नहीं खाना, चलिए चलो। ये लड़की आखिर चीज क्या है? ना ही मैं इसे शादी के पहले समझ पाया और ना ही शादी के बाद समझ पा रहा हूँ। क्या कब क्या बोलती है समझ में ही नहीं आता है। ये बोलकर कुलदीप उसके पीछे पीछे जाने लगा। अरे दामाद जी कहाँ चले? अरे अभी तो प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ है और आप घर की ओर प्रस्थान कर लिए, ऐसा तो नहीं होता। चलिए सबसे पहले हम हमारे आज के कृष्ण जी को माखन खिलाएंगे, उसके बाद मैं अपने हाथों के बने माखन आपको खिलाता हूँ, चलिए। कुलदीप कुछ भी बोल पाता उससे पहले ही मिसेज गुलाटी कुलदीप का हाथ पकड़कर उसे और ले जाने लगा, जहां कृष्ण को माखन खिलाने की तैयारी हो रही थी। ये क्या, यहाँ पर अभी तक कुछ भी हुआ क्यों नहीं है? मिसेज गुलाटी सामने की नजरे की ओर देखते हुए बोली, जहां पर इस वक्त काफी कम लोग मौजूद थे और कृष्ण को माखन खिलाने की प्रोग्राम भी शुरू नहीं हुआ था। तभी उनकी नजर सेक्रेटरी बिहारी बाबू के ऊपर गई। उन्होंने उसे आवाज देते हुए कहा, अरे ओ सेक्रेटरी साहब, आज क्या हम अपने हाथों से कृष्ण जी को माखन नहीं खिलाने वाले? अभी तक यहाँ पर कुछ हुआ क्यों नहीं है? मिसेज गुलाटी की आवाज ही इतनी दमदार थी कि आसपास के सभी लोगों ने अपने कानों पर हाथ रख लिया, यहाँ तक कि कुलदीप जो उसके साथ ही चल रहा था उसका कान बज उठा। मिसेज गुलाटी की आवाज को सुनकर सेक्रेटरी बिहारी बाबू भागे भागे उनके पास आकर बोले, क्या बात है भाभी जी, आपने मुझे आवाज दिया, कुछ रह गया है क्या? सेक्रेटरी बिहारी बाबू की बातों को सुनकर मिसेज गुलाटी अपने कमर पर हाथ रखकर बोली, क्या कहा हमने, आपको आवाज क्यों दिया? ये बोलकर उन्होंने अचानक सेक्रेटरी साहब को थप्पड़ लगा दिया। सेक्रेटरी साहब कुछ सोच बातें, उससे पहले ही उनका एक गाल लाल हो चुका था और वही कुलदीप अपनी हैरानी भरी नजरों से मिसेज गुलाटी की ओर आंखें फाड़कर देखे जा रही थी। कॉलोनी में सभी को पता है कि मिसेज गुलाटी एक रेसलर रह चुकी है, इसीलिए हर कोई उनसे जुबान संभाल कर ही बातें करता है, क्योंकि कब उनका दिमाग फिर जाए कोई सोच भी नहीं सकता है। भाभी जी आपने हमें मार क्यों? सेक्रेटरी साहब अपने गालों पर हाथ रखकर मिमियाते हुए बोले, अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें बता दीजिए भाभी जी, हम अगली बार से वैसी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। सेक्रेटरी साहब ये सब क्या है? उन्होंने झूले की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारे आज के कृष्ण जी कहाँ हैं? मिसेज गुलाटी की बातों को सुनकर सेक्रेटरी बिहारी बाबू झूले की ओर देखने लगे, जहां पर इस वक्त काफी कम लोग दिखाई पड़ रहे थे और राघवेंद्र के साथ साथ बाकी की लड़कियां जो आज राधा बनी हुई थी सभी गायब थे। अरे ये सब क्या है? राघवेंद्र और बाकी की लड़कियां कहां पर है? कहाँ है का क्या मतलब? सेक्रेटरी साहब जल्दी से जल्दी उन्हें यहाँ पर ढूंढ कर लाइए, हमें आगे की प्रोग्राम शुरू करनी है। अगर हम कृष्ण जी को भोग नहीं चढ़ाएंगे तो फिर हम दही हांडी की प्रोग्राम कैसे शुरू कर पाएंगे? सही कहा आपने भाभी जी, हम अभी उनका पता लगते हैं। ये बोलकर सेक्रेटरी साहब वहां से खिसक गए, क्योंकि उन्हें पता था अगर उन्होंने उनका जवाब नहीं दिया तो उनका दूसरा गाल भी लाल हो जाएगा। सेक्रेटरी बिहारी बाबू को ऐसे भागते देखकर मिसेज गुलाटी कुलदीप की ओर देखकर बोली, दामाद जी आप यहीं पर रखिए, हम इस सेक्रेटरी का खबर लेकर आते हैं। ये बोलकर वो भी उनके पीछे पीछे चली गई। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय कॉर्पोरेशन पर इस वक्त जोरदार जन्माष्टमी की महाउत्सव चल रही थी। सभी एम्प्लॉइज आज अलग अलग भेष धारण करके कंपनी आए हुए थे, क्योंकि उन्हें कंपनी का बम्पर प्राइज भी जीतना था। रीति रिवाज से पूजा आरती होने के बाद कुछ डांस परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने आज का बेस्ट कॉस्ट्यूम कंपटीशन भी शुरू करवा दिया, जिनमें से एक लड़की को फर्स्ट प्राइज मिला, दूसरी प्राइज भी एक लड़की को मिला और तीसरी प्राइज एक लड़के को मिला। आज का ये थीम बड़ा ही धांसू था, जिस वजह से उनका प्रोग्राम सक्सेसफुली चल रहा था। निशांत को जितनी राघव के कंपनी में आने पर से दुख नहीं हुआ, उतना दुख उसे प्राइज ना जीतने पर हो रहा था। उसने बड़ी मेहनत करके आज अपना नया भेष लिया था, लेकिन उसे लग रहा था कि उसका नसीब ही फूटा हुआ है।
शिवम और श्वेता इस वक्त उसी के बगल में बैठे हुए थे। श्वेता इस वक्त किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। वही शिवम ने आज धोती कुर्ता और सर पर पगड़ी बांध हुआ था, वो किसी गांव वाले से कम भी नहीं लग रहा था। निशांत को ऐसे उदास देखकर शिवम बोला, अरे भाई तुम इतना परेशान क्यों रहे हो, अगली बार ट्राई कर लेना, अभी तो और भी कई सारे मौके आएंगे, तब तक के लिए अपने टैलेंट को छुपा कर रखना। शिवम की बातों को सुनकर निशांत अपना पगड़ी नीचे उतारते हुए बोला, यार मैंने फर्स्ट प्राइज जीतने के लिए अपना पूरा दम लगा दिया था, लेकिन फिर भी इसका कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे लगा था कि मैं ही फर्स्ट प्राइज जीतूंगा, लेकिन। निशांत को ऐसे उदास देखकर श्वेता मुस्कुराते हुए बोली, कहाँ तुम इस बात को लेकर बैठ गए, अब छोड़ो इन सबको और ये बताओ राघवेंद्र क्यों नहीं आया। अरे हाँ, उसे लड़की के मैसेज भेजने के बाद उसका तो कुछ पता ही नहीं है, यहाँ तक कि मैं उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी लेकिन उसका कॉल नहीं लगा। कहीं उसने उसे लड़की की वजह से कंपनी तो नहीं छोड़ दिया, अगर ऐसा है तो हमें इस प्रोजेक्ट में दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। शिवम की बातों को सुनकर तीनों गंभीर सोच में पड़ गए। आखिर कौन ही लड़की ऐसी होगी जो अपनी कंपनी के ऑफिशियल ग्रुप पर किसी लड़के को प्रपोज करेगी, और वह भी इंडिया के इतने बड़े कंपनी के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पर। तुम सभी उसकी फिक्र मत करो, उसने कंपनी नहीं छोड़ा है, बल्कि बॉस ने उसे लड़की को ही कंपनी से निकाल दिया है, यहाँ तक कि वो हमारे साथ जी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, उसे प्रोजेक्ट से भी उसे निकाल दिया गया है। प्रमिला जो उनके साथ बैठी हुई थी उसने उन तीनों की ओर देखकर कहा। क्या? तीनों ने एक साथ चौंकते हुए कहा। शिवम बोला, वैसे तुम्हें ये सब कैसे पता है कि उस लड़की को कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है, यहाँ तक कि हम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उससे भी। अरे मैं अभी थोड़ी देर पहले स्टेज की तरफ से आ रही थी, तभी मैंने बॉस की सेक्रेटरी और एचआर की बातों को सुन लिया। प्रमिला की बातों को सुनकर श्वेता बोली, अच्छा हुआ उसे लड़की को यहाँ से निकाल दिया, वरना मैं उसके साथ काम नहीं कर पाती, उसकी ऐसी एटीट्यूड के साथ वह कभी भी अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकती। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है आखिर उसने राघवेंद्र के साथ ऐसा मजाक किया ही क्यों, और वो भी कंपनी के ऑफिशियल ग्रुप पर। आपने बिल्कुल सही कहा मैडम, हमें एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करने के लिए भी ग्रुप में घबराहट होती है, और इसने तो डायरेक्ट राघवेंद्र को प्रपोज ही कर दिया। चलो कम से कम मुसीबत से तो पीछा छुटा, अगर वो यहाँ रहती तो जरूर कुछ ना कुछ सिचुएशन क्रिएट करती ही रही थी और हमें बॉस को एक्सप्लेन करते करते अपना दिमाग खराब करना था। वैसे ये बताओ अभी राघवेंद्र कहाँ है, कल से उसकी कोई खबर ही नहीं है। श्वेता ने कहा। निशांत अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्वाइप करते हुए कहा, जी मैडम, वो आज उसकी कॉलोनी में भी जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है, और उसे आज कृष्णा भी बनाया गया है, इसलिए वो आजा नहीं पाया। उसने इतना ही कहा कि उसकी नजर लाइव चल रहे वीडियो पर गई। जब उसने देखा कि वीडियो में कौन है, उसकी आंखें हैरानी से खुले की खुली रह गई। वही निशांत को ऐसे अपनी मोबाइल की स्क्रीन को देखता पाकर शिवम बोला, क्या बात है भाई, तुम किस ऐसे आंखें फाड़कर देख रहे हो, कहीं हमारी भाभी तो नहीं है ना। शिवम की बातों को सुनकर सभी हंसने लगे। वही निशांत अपनी मोबाइल की स्क्रीन उनकी ओर करते हुए बोला, भाई ये देखो राघव झूले पर बैठकर बांसुरी बजा रहा है, और वो भी इतना मधुर। निशांत ने जैसे ही अपना मोबाइल उनकी तरफ मोड़ दिया, सबकी नजरें स्क्रीन पर चल रही वीडियो के ऊपर चली गई। सभी हैरान होकर उसे वीडियो को देखने लगे जहां राघव बड़े ही सुरीली आवाज में बांसुरी बजा रहा था। अरे भाई जरा देखो तो सही, इस वक्त इस लाइव वीडियो को 4 लाख से भी ज्यादा लोग देख रहे हैं। शिवम स्क्रीन के ऊपर दिख रहे व्यूअर्स की ओर इशारा करते हुए बोला, हाँ यार इसने तो कमाल कर दिया, लेकिन हमें पता कैसे नहीं चला कि राघव इतना सुरीला बांसुरी बजाता है, अगर पता होता तो मैं यहाँ पर आता ही नहीं। प्रमिला खुशी से चाहते हुए बोली, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी कुछ करती हूँ। श्वेता अपनी जगह से उठकर स्टेज पर चल रही डांस परफॉर्मेंस कर भाग कर चली गई। उसने तुरंत ऑपरेटर को कुछ समझाया और अगली परफॉर्मेंस होने के बजाय स्टेज पर लगी बड़ी सी स्क्रीन पर राघवेंद्र का ये वीडियो चलने लगा, जहां वो सुरीली तरीके से बांसुरी बजा रहा था। राघवेंद्र के आसपास इस वक्त सभी लड़कियां मौजूद थी और वह उसके अगल बगल बैठी हुई थी। सेक्रेटरी साहब ने जिन न्यूज वालों को बुलाया था, वह सभी न्यूज वाले राघवेंद्र को चारों तरफ से घर कर उसका लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। कुछ देर बाद जो चमत्कार हुआ उसे देखने के बाद उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उनके स्क्रीन पर मुश्किल से 10 से 15 हजार व्यूअर्स आते थे, लेकिन इस वक्त उनके चैनल पर लाखों लोग जुड़ रहे थे। रिपोर्टर ने तुरंत अपनी कंपनी को इस बारे में खबर किया, जिसके बाद वो लोग अपने सभी चैनलों पर इस वीडियो को टेलीकास्ट करने लगे। धीरे धीरे करके सभी तरफ ये वीडियो आज की तरह फैलने लगी और कुछ ही देर में लाखों की संख्या करोड़ों में तब्दील हो गई। जहां जहां पर जन्माष्टमी का प्रोग्राम चल रहा था, उसे हर एक जगह पर इस वक्त राघवेंद्र का ये लाइव वीडियो चल रहा था। बांसुरी की ये मधुर ध्वनि कोई सिर्फ ट्यून मिलकर ही बना सकता था, लेकिन राघवेंद्र ने इसे अपनी होठों से लगे बांसुरी में ही स्वर दिया था। इस वक्त सभी लोग राघव के इस मधुर ध्वनि से मंत्रमुग्ध हो चुके थे। कई लोगों ने तो राघवेंद्र को श्री कृष्ण का अवतार भी मान लिया था, क्योंकि वही एक पालनहार थे जिनके बांसुरी की धुन सुनने के बाद मथुरावासी के साथ साथ जानवरों भी इस धुन पर नाचना शुरू कर देते थे। जब राघव ने आखिरी धुन बजाई तब सबकी आंखों से मानो आंसू छलक उठी। उसकी इतनी प्यारी धुन को सुनकर हर कोई अपने आप को रोक नहीं पाया। वही न्यूज चैनल की बढ़ती टीआरपी को देखकर न्यूज चैनल के मैनेजर भी बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सोचा नहीं था एक छोटी सी लाइव टेलीकास्ट से उनकी कंपनी, जो कि टॉप 10 में भी शामिल नहीं हुई थी, अचानक टॉप 5 तक पहुंच गई। इस अचीवमेंट को पाने के लिए लोगों को सालों की मेहनत लगती है, लेकिन यहाँ पर तो एक छोटा सा लाइव वीडियो ही उनकी कंपनी को इतनी ऊंचाई तक लेकर खड़ा कर दिया। जब राघव ने अपना बांसुरी बजाना बंद किया तब मैसेज बॉक्स पर मैसेज की बौछार आ गई। कई लोग राघव के इस धुन को दोबारा सुनने की मांग करने लगे। किसी ने लिखा, भाई कसम से अगर मैं तुम्हारी इस धुन को सुना होता तो मुझे ये किसी कंप्यूटर की धुन लगते, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं इतनी सुरीली धुन को किसी को बजाते हुए देखा। सच में यू आर सो रियली ग्रेट। भाई यार अगर तुम एक बांसुरी टीचर हो तो प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लेना, मैं तुम्हारे छत्रछाया में रहकर इस धुन को सीखना चाहता हूँ। हाँ मैं भी, तुम जितनी फीस मांगोगे मैं उतनी फीस देने के लिए तैयार हूँ। अब क्या होने वाला इस कहानी में और कौन सा मोड़ लेने वाला है ये कहानी,
जानने के लिए आगे बढ़ी है रॉकी द राइज ऑफ माफिया सिर्फ पॉकेट एफएम और पॉकेट नोवेल पर। CH-19 राघवेंद्र का जलवा और पुलिस स्टेशन से ट्रक की चोरी। राघव की बांसुरी धुन को सुनकर सभी लोग मंत्र मुक्त हो चुके थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसी धुन भी कोई अपने बांसुरी से बजा सकता है। उन्होंने ऐसी ट्यून बस मोबाइल से सुने थे, लेकिन आज अपने सामने लाइव टेलीकास्ट को देखकर उन्हें हैरानी हो रही थी। जिन न्यूज चैनल वाले आज इस जन्माष्टमी को लाइव कवरेज करने आए थे, उनके मैसेज बॉक्स पर कमेंट्स की बौछार आ गई थी। यहाँ तक कि देखने वालों की आंखें भी कमेंट्स को देख देख कर चौंधिया गई थी। राघव अपनी बांसुरी बजाना खत्म किया और आसपास के लोगों की ओर देखने लगा, जो इस वक्त मानो उसके धुन से हिप्नोटाइज हो चुके थे। सभी लोगों को एक तक अपनी ओर देखता पाकर राघव ने अपना एक दूसरा धुन बजाना शुरू कर दिया, जिससे सभी लोग धीरे धीरे करके होश में आने लगे। ऐसा नहीं था कि राघव ने पहले कभी बांसुरी नहीं बजाया था, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था उसकी बांसुरी की धुन से लोग इतने अट्रैक्ट हो सकते हैं। उसने तो बस मां शांति के लिए इस धुन को बजाया था, लेकिन उसे क्या पता था कि सभी लोग उसकी ओर मंत्रमुग्ध होकर उसकी ओर देखते रहेंगे। जब सभी लोग अपने होश में वापस आ गए, राघव ने भी अपना अंतिम धुन बजाकर इस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया। जैसे ही बांसुरी बजाना बंद हुआ, सभी लोग राघव के लिए जोर जोर से तालियां और हुटिंग करने लगे। वाह गुरु वाह, मान गए तुम्हें, सच में तुम बहुत ही अच्छा बांसुरी बजाते हो, हमने आज से पहले ऐसे बांसुरी वादक कभी नहीं देखा था। किसी ने कमेंट करते हुए लिखा, सच में यार, हमें लगा था कि तुम मोबाइल से या फिर किसी डिवाइस से इस ट्यून को बजा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम तुम्हारी वीडियो को देखे गए, हम सच में हैरान थे। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि किसी इंसान के अंदर इतना ज्यादा टैलेंट भरा हो सकता है। सच में यार, तुम कमाल के हो भाई। मैं भी बांसुरी बजाता हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने मेरा धुन भी मुझे फीका लग रहा है, तो मुझे अपना एड्रेस बता दो, मैं रोज तुम्हारे पास आकर बांसुरी बजाना सीखूंगा। ऐसे ही सभी लोग कमेंट्स के द्वारा राघवेंद्र को बधाई और मुबारकबाद के साथ साथ वो उसे अपना गुरु भी माना शुरू कर दिए थे। राघव के धुन को सुनने के बाद खुद शास्त्री जी भी दंग रह गए। उन्होंने भी कई सारी धुन बजाई है बांसुरी की, लेकिन राघव जी लेवल का बांसुरी बजा रहा था, उसे मुकाम तक पहुंचाने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं, लेकिन राघव ने बड़े ही आसानी से इस धुन को बजा लिया। अब तो शास्त्री जी भी राघव का फैन बन चुका था। न्यूज रिपोर्टर्स जो इस वक्त शास्त्री जी के प्रोग्राम को लाइव टेलीकास्ट करने के लिए कृष्णा कॉलोनी आए हुए थे, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उन्हें एक नया टैलेंटेड लड़के से मिलने का मौका मिलेगा। इसकी वजह से उनकी न्यूज चैनल की टीआरपी कुछ ही घंटे में ही इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, वो भी कुछ मिनट की लाइव वीडियो से। वो सभी रिपोर्टर्स राघव का इंटरव्यू लेना चाहते थे, लेकिन इस वक्त राघव के साथ उसके आसपास कई सारी लड़कियां मौजूद थी, जो किसी को भी उसके पास आने नहीं दे रहे थे। एक लड़की मचलते हुए राघव के पास आकर बोली, हेलो हैंडसम, नाइस टू मीट यू, मेरा नाम सुष्मिता है, मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करती हूँ, क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हो? मैं कई बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स को जानती हूँ, आपका टैलेंट को देखकर वो आपको तुरंत ही सेलेक्ट कर लेंगे। एक अनजान लड़की को अचानक सामने आकर राघव से उसका पर्सनल मोबाइल नंबर मांगता देखकर सभी लड़कियां उसकी ओर गुस्से से देखने लगी। रिया तुरंत उसे लड़की के सामने आकर खड़ी हो गई और गुस्से में बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे सामने ही राघवेंद्र जी का पर्सनल मोबाइल नंबर मांग रही हो? हमने कभी उनसे उनका पर्सनल नंबर नहीं मांगा, तो तुम कौन होती हो उनसे उनकी पर्सनल मोबाइल नंबर मांगने वाली? अरे तुम तो बगल वाली सोसाइटी से हो ना? मोहिनी उसे पहचानते हुए बोली। मोहिनी की बातों को सुनकर सुष्मिता ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर जवाब दिया, हाँ मैं बगल वाली सोसाइटी में ही रहती हूँ, इनका टैलेंट बहुत ही अच्छा है, मैं इस फेमस बन सकती हूँ। सुष्मिता की बातों को सुनकर मानसी उसके बगल में आकर खड़ी हो गई। देखो यहाँ पर इंटरव्यू नहीं चल रहा है कि तुम सामने आकर राघवेंद्र जी को परेशान करो, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा यहाँ से निकल जाओ। उन सभी लड़कियों की बातों को सुनकर सुष्मिता एक नजर राघवेंद्र की ओर देखकर बोली, देखिए मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, आप एक टैलेंटेड इंसान है, ऐसे लोगों की ही जरूरत इंडस्ट्री में होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी एक फेमस इंसान बने तो मुझे जरूर कांटेक्ट करेगा, मैं बगल वाली सोसाइटी में ही रहती हूँ, आप जब चाहे मुझसे आकर मिल सकते हैं। सुष्मिता की बातों को सुनकर अब तो सभी लड़कियां भड़क उठी और उसे वहां से जाने के लिए फोर्स करने लगी, जिस वजह से सुष्मिता को ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ा। बड़ी आए हमारे राघवेंद्र जी के ऊपर डोरे डालने वाले, हमें इसका इंटेंशन पहले से ही पता है, वो हमें उनसे दूर कर लेती और खुद राघवेंद्र जी से चक्कर चलती है। कुछ देर बाद माखन खिलाने का प्रोग्राम भी शुरू हो गया। राघव को यानी कि कृष्णा को माखन खिलाने का प्रोग्राम शुरू होते ही सभी लोग लाइन बनाकर राघव को माखन खिलाने लगे। पहले तो राघव को माखन खाने में मजा आ रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसका पूरा मुंह माखन से भर चुका था। वो एक गोलू मोलू माखन चोर लग रहा था, जिसे माखन खाते हुए लोगों ने पकड़ लिया था। अपने मामा को ऐसे माखन खाते देखकर जय अपनी मम्मी की ओर देखकर बोला, माँ मुझे भी मामा की तरह माखन खाना है। अपनी बेटे की बातों को सुनकर मंडिका बोली, ठीक है तुम अभी रुको, मैं तुम्हारे लिए माखन लेकर आता हूँ। नहीं मम्मी, मुझे मामा के पास जाकर माखन खाना है। ये सुनकर कुलदीप मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा है क्या, चलो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे मामा के पास ले जाता हूँ। ये बोलकर उसने जय को अपने गोद में उठा लिया और राघव के पास चला गया, जिसकी हालत इस वक्त माखन खा खा के उसका चेहरा ही गोल मटोल हो गया था। साले साहब अपने भांजे को भी माखन खिला दो, इसे भी माखन खाना है। अपने जीजा जी की बातों को सुनकर राघव ने जय को अपने गोद में बैठा लिया। अब राघव के साथ साथ सभी लोग जय को भी माखन खिलने लगे। इसके बाद क्या था, वो माखन खाकम रहा था और खेल ज्यादा रहा था। उसकी ऐसी सूरत को देखकर सभी को उसके ऊपर और भी ज्यादा प्यार आने लगा था। पहले से ही जय गोलू मोलू था, अब मक्खन से लटपट होने के बाद वो और भी ज्यादा चाबी चाबी दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ यह नजारा देखकर कंपनी के सभी लड़कियों को राघव के लिए और भी ज्यादा प्यार आ रहा था, खास करके जब जय उसके गोद में आकर बैठ गया था तब। क्या ये राघवेंद्र का बेटा है? एक लड़की जय को राघवेंद्र के गोद में देखकर बोली, नहीं यार, मुझे नहीं लगता है कि राघवेंद्र ने अभी तक शादी किया होगा, क्योंकि जब भी वो कंपनी आता है मैंने उसे सिर्फ अपनी दीदी जीजाजी और अपने भांजे के साथ बात करते हुए देखा है। मैंने एक बार पूछा भी था उससे कि वो शादीशुदा है या नहीं, तब उसने क्या जवाब दिया। सभी लड़कियां एक साइड होते हुए अपनी फ्रेंड की ओर नजरें टिक कर देखने लगी।
उसने कहा कि वो शादीशुदा नहीं है और एक अच्छे पार्टनर की तलाश में है। लाजमी था कि राघव ऐसा कभी भी कुछ नहीं बोल सकता, बस वो लड़की अपनी सहेलियों को जलाने की कोशिश कर रही थी। सच में यार राघवेंद्र बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन गई ना तो आगे चलकर हमारे क्यूट क्यूट से बच्चे होंगे। सच कहा यार, जो भी लड़की इस लड़के के साथ शादी करेगी जिंदगी भर खुश रहेगी। राघव के चेहरे की खुशी और जय के उसके गोद में बैठने के बाद मानो सभी तरफ एक प्यार भरी हवा चलने लगी। राघवेंद्र कृष्ण के भेष में बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाई दे रहा था, लेकिन जय के उसके गोद में बैठने के बाद वह और भी ज्यादा हैंडसम दिखाई देने लगा। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर अपने अपने दोस्तों सखी सहेलियां को भी भेज रहे थे। ऐसा नजारा उन्हें साया भी कभी देखा था, ऐसा लग रहा था मानो श्री कृष्ण जी खुद वहां पर विराजमान है और उसे बच्चों को माखन खिला रहे हो। ये नजर सचमुच में देवानिया था। भाई कसम से राघवेंद्र जितने फॉर्मल सूट में अट्रैक्टिव दिखता है, इस बेस में और भी ज्यादा हैंडसम दिखाई दे रहा है। शिवम स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा, सच में यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा राघवेंद्र के प्यार में गिर रही हूँ। प्रमिला बेहोश होने की नाटक करते हुए बोली, ऐसा क्या, तो तुम उसके प्यार में कब गिरी थी? हाँ। प्रमिला की बातों को सुनकर निशांत मजाकिया लहजे में कहा। प्रमिला शर्माते हुए बोली, जब मैं उसे पहली बार कंपनी में देखा था उसके चेहरे की चमक को देखकर मैं उसके ऊपर फिदा हो गई थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे उसके साथ ही एक प्रोजेक्ट पर साथ काम करना होगा, अगर मुझे पहले से ही पता होता तो अब तक मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बना चुकी होती। प्रमिला की बातों को सुनकर सभी लड़के राघव के लिए जलन महसूस करने लगे। वैसे भी जब से राघवेंद्र कंपनी में ज्वाइन हुआ है सभी लड़कियां उसके आगे पीछे ही मंडराती रहती है। यहाँ तक कि वो कैंटीन में खाना खाने के लिए जाता है तब भी उसके आगे पीछे लड़कियां ही बैठी हुई मिलती है। राघवेंद्र के कंपनी में आने के बाद वह लड़कों को ऐसा लगता है कि उनका कंपनी आना कोई फायदा नहीं है, जबकि सारा अटेंशन राघवेंद्र ही अपनी तरफ ले लेता है। धीरे धीरे करके शाम होते गई और सारे प्रोग्राम्स खत्म होने लगे। रात को एक शास्त्री जी का जोरदार प्रोग्राम हुआ जहां पर बड़े बड़े व्यापारी लोग भी आए हुए थे जिन्होंने इस महा उत्सव को उत्साह के साथ एंजॉय किया। उधर आशित भाई के मोबाइल पर किसी का कॉल आया, भाई अभी पुलिस स्टेशन साफ है, अगर आप अपने लोगों को भेजेंगे तो ही बढ़िया होगा। इस वक्त पुलिस स्टेशन पर सिर्फ 4 कांस्टेबल्स मौजूद है, उनका ध्यान मैं भटका दूंगा, बस आप अपने आदमियों को भेज दीजिए। और हाँ भाई, मेरे हिस्से के बारे में मत भूलिएगा। ये बोलकर उसे आदमी ने कॉल कट कर दिया। कल रखने के बाद आशित भाई भूखा की ओर देखकर बोला, अपने लोगों को बोल पुलिस स्टेशन पर धावा बोलने के लिए, हमारे खबरों का फोन आया था। इस वक्त पुलिस स्टेशन पर बहुत ही कम पुलिस वाले मौजूद हैं, हमारा काम आसानी से नहीं पड़ सकता है। ठीक है भाई, अपन अभी जाकर सारा माल वापस लेकर आता है, भूखा बोला और वहां से अपने फंटारों के साथ पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ा। आशित भाई भी कुछ रिस्क नहीं लेना चाहता था, इस वजह से वह भी उनका पीछा करते हुए पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ा। भूखा अपने आदमियों के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हुआ था, वही आशित भाई 100 मीटर की दूरी पर अपने आदमियों के साथ गाड़ी में बैठकर ट्रक का बाहर आने का इंतजार कर रहा था। तभी उन्होंने देखा कि पुलिस स्टेशन से एक कांस्टेबल छुपाते छुपाते बाहर आया और आशित भाई और उनके लोगों को कुछ इशारा किया, जिसे देखकर भूखा दौड़कर अपनी ट्रक की ओर बढ़ने लगा। उसे कांस्टेबल ने एक चाबी उसकी ओर उछाल दिया। भूखा ने तुरंत किसी प्रोफेशनल की तरीके से उसे चाबी को लपक लिया और ट्रक के अंदर घुस गया। ट्रक स्टार्ट करने के बाद मेन गेट को तोड़ते हुए वहां से अपना गाड़ी निकाल लिया। कुछ आवाज होने की वजह से अंदर के सभी कांस्टेबल बाहर जाकर देखने लगे, लेकिन तब तक किसी ने उनके पुलिस स्टेशन से ही ट्रक चुराकर फरार हो चुका था। अब क्या होने वाला है इस कहानी में? आखिर क्या रंग लेने वाला है जन्माष्टमी का ये दिन? आखिर क्या था उसे ट्रक के अंदर जिस वजह से आशित भाई को पुलिस स्टेशन के अंदर से अपने माल को चुराने के साथ साथ एक आदमी की जान तक लेनी पड़ी थी? क्या पुलिस डिपार्टमेंट इस चोर को पकड़ पाएंगे जिसे पुलिस स्टेशन से ही जब्त किया हुआ माल चोरी कर लिया था? और कौन थी वह लड़की जिसने राघव को म्यूजिक इंडस्ट्री ज्वाइन करने का ऑफर दिया था? कहानी को आगे जानने के लिए पढ़ते रॉकी द राइज ऑफ माफिया सिर्फ पॉकेट एफएम और पॉकेट नोवेल पर। CH-20 बेकाबू ट्रक। अचानक पुलिस स्टेशन के बाहर आए इस आवाज को सुनकर सभी पुलिस ऑफिसर भागकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने सामने का नजारा देखा उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उनका जब्त किया गया हुआ ट्रक को किसी ने पुलिस स्टेशन से ही चोरी कर दिया था। ये क्या हो रहा है यहाँ पर और ये आवाज कैसा? हेड कांस्टेबल मनोज पांडे दौड़ते हुए अपने ऑफिसर्स की ओर देखकर कहा, पांडे साहब, किसी ने हमारी जब्त किया हुआ ट्रक को चोरी कर लिया है। देखिए, हमने जिस जगह पर ट्रक को पार्क किया था ट्रक वहां से गायब है, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन का गेट भी अस्त व्यस्त है। देखिए। अपने साथियों की बातों को सुनकर हेड कांस्टेबल मनोज पांडे उस जगह की ओर देखने लगा जहां पर उनका जब्त किया हुआ ट्रक को पार्क किया था, जहां से इस वक्त उसे किसी ने चोरी कर लिया था। ये सब आखिर हुआ कैसे? हमने तो उसे काफी अंदर पार्क किया था, तो फिर किसी ने देखा कैसे नहीं? अपने साथियों की इस बेवकूफी को देखने के बाद हेड कांस्टेबल मनोज पांडे उनसे चिल्लाते हुए बोले, पांडे साहब, हमें तुरंत मैडम को इस बारे में खबर देना होगा। ट्रक को चोरी करने वाला अभी तक हमारे एरिया से बाहर नहीं निकला होगा। ठीक है, मैं मैडम को फोन करता हूँ। तुम शहर से बाहर जाने वाले जितने भी टोल नाके हैं सभी को अलर्ट कर दो और इस ट्रक का नंबर दे दो, जहां भी दिसे उसे वहीं पर रोक के रखने के लिए कहो। हेड कांस्टेबल मनोज पांडे तुरंत थाने के अंदर जाकर महेश्वरी को कॉल करने लगा। माहेश्वरी इस वक्त अपने परिवार वालों के साथ बैठकर डिनर कर रही थी। पूरे दिन ड्यूटी करने के बाद उसे अब वक्त मिला था अपने परिवार वालों के साथ बैठकर कुछ वक्त गुजारने का। वैसे भी पुलिस वालों को चाहे न्यू ईयर हो या फिर दशहरा, उन्हें सबसे पहले अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना पड़ता है और आज अपने फर्ज को निभाते हुए महेश्वरी को जन्माष्टमी तक मनाने का मौका नहीं मिला। शहर में बढ़ रहे दंगे फसाद की वजह से उन्हें हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है ताकि ऐसे त्योहारों पर कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा ना हो। वैसे सच में कहूं पापा, आज का दिन सबसे ज्यादा थकने वाला था। दिन भर इधर से उधर लोगों की चिल्लाने की आवाज और गाड़ी में बैठकर शरीर इतना हिल चुका है कि अगर मैं अभी जाकर सो जाती हूं तो कल सुबह ही मेरी नींद खुलेगी।
माहेश्वरी खाना खाते खाते उबासी लेते हुए बोली, सच में वो आज काफी थक चुकी थी, थोड़ा सा भी आराम करने का वक्त नहीं मिला था। कुछ कुछ जगहों पर शराबी लोग दंगा कर रहे थे और उन्हें रोकने के लिए महेश्वरी को जाना पड़ा था। क्या मिनट तक उन्हें समझाने के बाद उनकी समझ में आया, बेटा जब मैं भी तुम्हारा उम्र का था मुझे भी ऐसी थकावट महसूस होती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक शांति का जीवन जीना शुरू कर दो, लेकिन बढ़ते गुंडेगारी को देखकर मेरे अंदर एक अलग सा जोश उमड़ आता था और मैं थके मंडे होने के बावजूद कोई रात शहर की पेट्रोलिंग करता था ताकि कहीं पर भी दंगे फसाद न हो। माहेश्वरी के पापा मिस्टर हितेश देशमुख ने कहा। हर्ष अपने पापा की ओर देखकर कहा, उसे वक्त दिल्ली में क्राइम रेट काफी कम था पापा, लेकिन अब ऐसा लगता है गुंडों को एक दूसरे की जान लिए बिना खाना हजम नहीं होता है। आज जन्माष्टमी का त्योहार है फिर भी हमें कई लोगों की लाशें मिली, समझ में नहीं आता है लोग कब शांति से जीना शुरू करेंगे। शांति का तो पता नहीं भैया, लेकिन उन्हें अशांति फैलाना अच्छी तरीके से आता है। एक दिन बस मेरे शिकंजे में आ जाए उन लोगों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। दिल्ली के बीच सड़क में माँ गुंडों को नंगा दौड़ूंगी, तब देखी हूँ दिल्ली में कैसे गुंडाराज खत्म नहीं होता है। बेटा लेकिन हमें संभाल कर काम करना होगा क्योंकि इस वक्त विश्वास राव का बेटा वीरेंद्र राव के कातिल के बारे में अभी तक हमें कुछ नहीं पता चला है। आज ही मुझे खबर मिला कि विश्वास राव अपने बेटे की कातिल को पता लगवाने के लिए हैदराबाद के डॉन रोलेक्स पांडियन के पास गया था। ये नाम सुनकर माहेश्वरी और हितेश दोनों ही हैरानी से अपने पापा की ओर देखने लगे। वह भी जानते थे कि रोलेक्स पांडियन आखिर था कौन। आए दिन उसके बारे में खबरें छपती रहती है कि वह कैसे अपने दुश्मनों को जिंदा जलाकर मार देता है, यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो उसने बीच सड़क पर बम लगाकर उड़ा दिया था। ऐसे लोगों से मदद लेना मतलब खतरे को निमंत्रित देना। पापा आपका मतलब है कि विश्वास राव अपने छोटे बेटे के कातिल को पता लगाने के लिए रोलेक्स पांडियन को दिल्ली बुलाने वाला है। माहेश्वरी कुछ सोचते हुए बोली, ना बड़ी ये बेटा मुझे नहीं लगता है कि रोलेक्स पांडियन दिल्ली आएगा, क्योंकि अगर वो अपनी जगह से उठा तो कई लोग उसके जगह को हथियाने की कोशिश करने में जुट जाएंगे। ऐसे में मुझे पक्का यकीन है वो अपना किसी खास आदमी को ही दिल्ली भेजेगा जो विश्वास राव के छोटे बेटे वीरेंद्र राव की कातिल के बारे में पता लगाएगा, और हमें विश्वास राव तक पहुंचाने के लिए इस आदमी को ढूंढना पड़ेगा जो हमें उसके पास पहुंच सके। लेकिन पापा हमारे पास उसके खिलाफ पक्की सबूत मौजूद है, तो फिर हम उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते। हमारे पास इस वक्त जितने भी सबूत मौजूद हैं वो उसे अरेस्ट करने के लिए काफी है। हर्ष ने कहा, मुझे पता है बेटा कि तुम सबों के अंदर इस वक्त कैसे जुनून पनप रही है, लेकिन हमें उसके खिलाफ कुछ और गहरी सबूत की जरूरत है ताकि हम उसे फांसी के फंदे तक पहुंच सके। अगर हम इन सबूतों को लेकर कोर्ट पर चलते हैं तो विश्वास राव को इन सारे सबूत को बेबुनियाद साबित करने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगेगा और हम चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो क्या हम उसके जुर्म को देखकर हाथ पे हाथ धरे रहेंगे पापा। माहेश्वरी अपने पापा की ओर देखकर बोली, मुझे ये नहीं होगा। वो इंसान नहीं, इंसान के भेष में भेड़िए हैं, भेड़िए जो अपनी भूख मिटाने के लिए मासूम लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। यही तो हमारी कमजोरी है बेटा। अगर एक भी आदमी उनके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाए तो वो बच नहीं पाएगा, हम उसे फांसी के फंद तक पहुंच ही देंगे। तभी उन्हें कदमों की आहट सुनाई पड़ी। सलोनी जी कटोरी पर माखन ला रही थी। उन्होंने उनकी ओर देखकर कहा, जब देखो बस ड्यूटी की ही बातें करते हैं आप लोग। यह नहीं कि बैठे हैं तो किसी और दूसरे टॉपिक पर बात करें। खून खराबा के अलावा आप लोगों को कुछ और बातें करना नहीं आता है क्या। क्या करें मामा, दिल्ली में इतने गुंडे भर रहे हैं कि हर दिन एक नया भाई बन रहा है और अपने आप को बड़ा बनाने के लिए दूसरे आदमी को सीढ़ी बनाते हुए अपने पैरों तले रौंद कर आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा अंधा कानून कुछ नहीं कर रहा है। उसका हाथ तो लंबा है, लेकिन क्या फायदा जब दुश्मनों के सामने उसे हाथ का कोई काम ही नहीं हो। बस अब बहुत हो गया, अब इस टॉपिक पर बात नहीं होगी। काफी देर से सुनी जा रही हूँ, बस तुम सभी इसी के बारे में बातें कर रहे हो। ये नहीं कि घर में कुछ दिन बाद शादी है, घर में नहीं बेटी आने वाली है, उसके बारे में सोचने के बजाय आप लोग लगे हुए हैं गुंडे मवाली के बारे में बात करने के लिए। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर हितेश जी बोले, अरे मैं तो इस बारे में तुम लोगों को पता नहीं भूल गया। कल सभी को मॉर्निंग में माता के मंदिर पर जाना है, इसलिए कल सुबह कोई ना नुक्कड़ किए बिना माता के मंदिर चले गए, ठीक है। अपने पापा की बातों को सुनकर हर्ष बोला, माता के मंदिर, लेकिन हमारा वहाँ क्या आप दोनों वहाँ जाकर दर्शन करके आ जाए। हर्ष की बातों को सुनकर सलोनी जी उसके कान को पकड़ते हुए बोले, नालायक, तुम्हारी शादी होने वाली है और हमारे परिवार का रस्म रिवाज के अनुसार शादी से पहले हमें माता के मंदिर में चुनरी चढ़ना पड़ता है ताकि हम जो कुछ भी प्रोग्राम करने वाले हैं वो अच्छे से हो जाए, समझे, और तुम्हारे आने वाले जिंदगी खुशहाली के साथ बीते। ओकी मामा ओकी, समझ गया, अब मेरा कान छोड़ दीजिए, दुख रहा है। अच्छा दुख रहा है। ये बोलकर सलोनी जी ने धीरे से उसका कान मरोड़ दिया। मेरा कान, माँ मेरा कान उखड़ जाएगा धीरे धीरे। हर्ष की ऐसी हालत को देखकर सभी मुस्कुराने लगे। तभी माहेश्वरी का मोबाइल रिंग करने लगा। उसने जैसे ही स्क्रीन पर हेड कांस्टेबल मनोज पांडे का नाम देखा, कॉल तुरंत पिक करके कहा, हाँ मनोज बोलो। जय हिंद मैडम। जय हिंद। क्या बात है मनोज, तुम इतना परेशान क्यों हो। मनोज पांडे की परेशानी वाली आवाज को सुनकर महेश्वरी बोली, मैडम अभी अभी किसी ने जब्त किया गया ट्रक पुलिस स्टेशन से चोरी कर लाया है। हम ट्रक का माल अनलोड करने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही किसी ने ट्रक को ही पुलिस स्टेशन से चुरा कर ले गया मैडम। मनोज पांडे की बातों को सुनकर माहेश्वरी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे पता था कि उसे गाड़ी के अंदर क्या रखा गया था। ठीक है मनोज, तुम उसे ट्रक का पीछा करो, मैं थोड़ी देर में वहां पर पहुंच रही हूँ। ओके मैडम। ये बोलकर मनोज ने कॉल कट कर दिया और 3 पुलिस वालों के साथ उसे ट्रक का पीछा करने लगा है। आदेश भाई इस वक्त वहीं पर मौजूद था और इस नजारे को अपनी आंखों से देख रहा था। जैसे ही पुलिस वाले उसे ट्रक का पीछा करने का लिए निकले, वो भी अपनी कर लेकर उन पुलिस वालों का पीछा करते हुए निकल गया। महेश्वरी को अचानक डाइनिंग टेबल से उठता देखकर हितेश बोल, क्या हुआ बेटा, किसका कॉल था और तुम अचानक कहाँ जा रही हो। माहेश्वरी अपना कोट पहनकर रिवाल्वर अपनी जेब में पड़कर हितेश की ओर देखकर कहा, पापा हमने जो ट्रक पकड़ा था उसे किसी ने पुलिस स्टेशन से चोरी कर लिया है।
वॉट? हितेश चौंकते हुए अपनी जगह पर खड़ा हो गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कोई पुलिस स्टेशन से इतनी बड़ी गाड़ी को चुरा कैसे ले गया? उसका तो पता नहीं पापा, लेकिन हेड कांस्टेबल मनोज पांडे बता रहा था कि उन लोगों ने अभी अभी ही उसे ट्रक को शहर से बाहर ले जाते हुए देखा है। उन्होंने सभी टोल नाके को इन्फॉर्म कर दिया है। मैं भी उन्हीं के पीछे निकल रही हूँ। हर्ष भी अपनी बहन की बातों को सुनकर उठ चुका था और अपना जैकेट पहनते हुए बोला, ठीक है, तुम उसे शहर से बाहर निकलना मत देना, मैं पीछे से उसे रोकता हूँ। साथ ही साथ मैं कंट्रोल रूम को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ, वो लोग इस गाड़ी को ट्रेस कर लेंगे। ठीक है, मैं फिर दूसरे पुलिस स्टेशन को भी खबर भिजवा देता हूँ। अगर ऐसी ट्रक उनके थानों के एरिया में पहुंचे तो वो उसे तुरंत अपने कब्जे में ले ले। मिस्टर हितेश ने अपना मोबाइल उठाया और किसी को कॉल करने लगा। माहेश्वरी और हर्ष अपने अपनी गाड़ियों में बैठकर शहर की संकरी गलियों में अपना गाड़ी भागने लगे। दूसरी तरफ राघव आज की पूरी थकान को मिटाने के लिए अपनी बाइक में लॉन्ग ड्राइव के लिए निकला था। इस शांति माहौल में उसे बड़ा ही सुकून मिल रहा था। दिन भर की थकान के बाद अभी उसे अच्छा महसूस हो रहा था कि तभी एक ट्रक अचानक उसके बगल से गुजरी। वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और नीचे गिर पड़ा। वहीं दूसरी तरफ भूखा बेफिक्र होकर अपने सामने आने वाले हर बेरी कोट को तोड़ते हुए हर टोल नाके की ओर बढ़े जा रहा था। भले ही इस वक्त कुछ गाड़ियां चल रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वह उन सभी को ठोकर मारते हुए आगे की ओर बढ़ जा रहा था। अब क्या होने वाला इस कहानी में? क्या माहेश्वरी और हर्ष मिलकर इस चोरी करने वाले को पकड़ पाएंगे? आखिर क्या है इस ट्रक के अंदर जिस वजह से माहेश्वरी काफी परेशान दिखाई दे रही थी? कहानी को आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए रॉकी द राइज ऑफ माफिया, सिर्फ पॉकेट एफएम और पॉकेट नोवेल पर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी रॉकी द राइज ऑफ माफिया ऑटो। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर हमारे कहानी में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें। और अगर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।